कमांडो अली ने हाथ ऊपर उठा लिया। वो यही समझा कि इसका भेद खुल गया है और टारपीडो रूम में हिंदू कैप्टन की लाश मिल गई है। पीछे से आवाज आई, मेरी तरफ मुंह करो। कमांडो अली आहिस्ता से घूम गया। क्या देखता है, इसके सामने एटमी आबदोस का एक गार्ड राइफल ताने खड़ा है। कमांडो अली ने रोबदार आवाज से कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं इंस्पेक्टर राणा मूर्ति हूँ? गार्ड ने कहा, सर मैं जानता हूँ, मगर आप अपना कार्ड दिखाए बगैर सबमरीन से बाहर जा रहे हैं, जो ज़ाब्ते के बिल्कुल खिलाफ है। कमांडो अली की जान में जान आई। इसने हाथ नीचे कर लिए, जेब से शनाख्ती कार्ड निकाल के गार्ड के हवाले किया और कहा, शाबाश, तुम बड़े ही फर्स्ट क्लास गार्ड हो, तुम्हारी तरक्की की मैं जरूर सिफारिश करूंगा। ये बात सुनकर गार्ड बहुत खुश हुआ और कार्ड कमांडो अली को वापस करने के बाद इसे सलूट मारकर सलाम किया। कमांडो अली ने दिल में सोचा, इस बेचारे की जिंदगी भी चंद लम्हों की मेहमान है, अब ये क्या तरक्की करेगा। लेकिन जब मुल्क की सलामती या दीन की सलामती के लिए कोई बड़ा कारनामा करना पड़ता है तो इस किस्म की छोटी छोटी बातों के बारे में नहीं सोचा जाता। कमांडो अली सीढ़ी चढ़कर आबदोस से बाहर आया। समुद्र में एटमी आबदोस की रोशनियां झिलमिला रही थी। मोटरबोट नीचे खड़ी थी। कमांडो अली मोटरबोट में बैठकर समंदर की खाड़ी से निकलकर साहिल पर आया। वहां इसकी जीप मौजूद थी। मोटरबोट को जो मद्रासी सैलर चला रहा था वो कमांडो अली के खिलाफ बड़ा गवाह साबित हो सकता था। इस बात का कमांडो अली को बखूबी इल्म था, चनाचे इसे भी ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बनाया जा चुका था। साहिल पर इधर इधर कोई और न था। कमांडो अली ने इससे कहा, सैलर तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें एक जरूरी चीज देनी है जो तुम कैप्टन को पहुंचाओगी। ओके सर, ये कहकर मद्रासी सैलर कमांडो अली के साथ बैठ गया। अली ने जीप को समंदर के इस इलाके की तरफ डाल दिया जहाँ नारियल और दूसरे दरख्तों के झुंड साहिल के साथ साथ दूर तक चले गए थे। ये सारा इलाका कमांडो अली का देखा भाला था। एक जगह समंदर का दलदली इलाका था। ये बड़ी ही गहरी दलदल थी। इसका कीचड़ हर वक्त ऊपर नीचे होता रहता। इस दुबले पतले मद्रासी को हलाक करने के लिए इस जहरीले बॉल पॉइंट की जरूरत न थी। कमांडो अली ने एक जगह झाड़ियों में जीप खड़ी कर दी। वहां अंधेरा था। मद्रासी ने अंग्रेजी में पूछा, सर क्या यहाँ कोई खुफिया चीज रखी है? कमांडो अली ने जवाब देने के बजाय मद्रासी सैलर की गर्दन को अचानक दबोचकर झटका दिया। ये कमांडो का झटका था। मद्रासी पहले ही दुबला पतला था। इसकी गर्दन के मनके टूट गए। कमांडो अली ने इसे दोनों हाथों से उठाकर दलदल में फेंक दिया। दलदल जैसे भूखी थी। 2 सेकंड में इसने मद्रासी सैलर की लाश को अपने ऊपर से नीचे से काले कीचड़ में निगल लिया। इसके बाद चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। अब कोई चीफ कृष्णा को ये नहीं बता सकता था कि रात को इसने कमांडो अली यानी इंस्पेक्टर राणा मूर्ति को आबदोस से निकलते हुए देखा था और इसके बाद धमाका हुआ था। जीप में बैठकर कमांडो अली ने घड़ी देखी। आबदोस की तबाही में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। जिसने कमांडो अली को आबदोस में जाते देखा था और फिर वहां से निकलते देखा, वो सब आबदोस के साथ गरक होने वाले थे। कमांडो अली ने फैसला किया था कि वो चीफ कृष्णा से यही कहेगा कि मैं आबदोस की चेकिंग के लिए नहीं जा सका, अब जा रहा हूँ। बंदरगाह की तरफ रोशनी हो रही थी। जो बहरी जहाज साहिल पर खड़े थे, इनकी रोशनियां पानी में झिलमिला रही थीं। चीफ कृष्ण के दफ्तर में भी रोशनी थी। कमांडो अली ने सोचा कि शायद ये हिंदू चीफ आ गया होगा। वो जीप लेके इसके ऑफिस में चला गया। इसका दफ्तर खाली पड़ा था। अचानक किसी ने धीमी सी सीटी बजाई। ये सीटी इसका मद्रासी मुसलमान साथी हसन बजाया करता था। कमांडो अली ने देखा कि एक दरख्त के नीचे इंसानी साया हरकत कर रहा है। कमांडो अली जीप से उतरकर इस तरफ बढ़ा। वो हसन ही था। इसने पूछा, क्या हुआ अली? अली ने इधर उधर देखा फिर धीमी आवाज से कहा, सब ठीक है। अगर तुम्हारे टाइम बम ने धोखा ना दिया तो 7 मिनट बाद यहाँ की जमीन भयानक धमाकों से लरस जाएगी। हसन ने बेअख्तियार कहा, मेरे बम कभी धोखा नहीं देंगे, मगर तुम यहाँ क्या करते हो? अब तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, अपने साथियों के पास पहुंचो। मैं कल रात तुम्हारे पास आऊंगा। अब कमांडो अली को भी ख्याल आया कि वाकई इसका वहाँ कोई काम नहीं, इसका मिशन मुकम्मल हो गया है। अब वो ख्वामखा वहाँ ठहर कर अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहा है? हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबदोस की तबाही कोई मामूली वाकया नहीं। इसको और चीफ कृष्ण दोनों को पुलिस हिरासत में ले लेगी और इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। हो सकता है इसका भेद खुल जाए। इसने घड़ी देखी। बम फटने में 6-7 मिनट थे। इसने हसन को जल्दी जल्दी असल राणा मूर्ति की बीवी शीला के बारे में बताया। वो सुख चटाने वाले क्वार्टर में बंद है। हसन बोला, कुदरत हमारा साथ दे रही है अली भाई। अब इस औरत को जब तक मैं ना कहूँ वहां से निकलने मत देना। मैं इसके सामने नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारे जाने के बाद भी यहाँ नौकरी करनी है। अगर इसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मुझे गिरफ्तार करा देगी, मगर तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। जल्दी करो, मुझे मालूम है कि मेरे टाइम बम एंड वक्त पे फट जाएंगे। कमांडो अली ने हसन से हाथ मिलाया। जीप में बैठकर गेट की तरफ बढ़ा। सामने से कृष्ण की जीप आ रही थी। इसने दूर से कमांडो अली को आवाज दी, इंस्पेक्टर राणा मूर्ति तुम कहाँ जा रहे हो? कमांडो अली ने कहा, सर अभी आता हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। ये कहकर कमांडो अली ने एस्केलेटर दबा दिया। जीप की रफ्तार तेज थी। कमांडो अली जीप को बंदरगाह के इलाके से निकालकर इस बड़ी सड़क पर ले आए जो सुख चट्टानों वाले खुफिया ठिकाने की तरफ जाती थी। यहाँ आगे जाकर कमांडो अली ने जीप सड़क से उतारकर दरख्तों के पीछे खड़ी कर दी। वो खुद घड़ी पर नजर जमाकर वहां जमीन पर बैठ गया। बम फटने में 1 मिनट था। घड़ी की सेकंड की सुई हरकत कर रही थी। अब अली की नजरें सेकंड की सुई पर जमी थी। इसका दिल भी सुई की तरह टिक टिक के साथ साथ धड़क रहा था। क्या बम फट जाएंगे? क्या फटने के बाद बम आबदोस को तबाह कर पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आबदोस का सिर्फ टारपीडो रूम और ऑक्सीजन रूम तबाह हो, बाकी आबदोस बच जाए? मगर ये कैसे हो सकता था? टारपीडो मिसाइल फट गए तो आबदोस कैसे सलामत रहेगी? और फिर आग को ऑक्सीजन के सिलेंडर फटने से तो आग मजीद भड़क जाती है और आबदोस में तबाही मच जाएगी। सेकंड की सुई आगे बढ़ रही थी। टिक टिक टिक। 10 सेकंड बाकी रह गए। फिर 5 सेकंड, फिर 4, 3, 2, 1। कमांडो अली की निगाहें अपने आप समंदर के इस हिस्से की तरफ उठ गईं जिधर एटमी आबदोस खड़ी थी। पहले जमीन हिली, फिर जैसे भूचाल आया, फिर कयामत का कड़ाका फिजा में गूंजा।
یہ دھماکے بہت زیادہ شدید تھے۔ اس کے بعد دھماکے اور کڑاکے شروع ہو گئے۔ زمین بار بار ہل رہی تھی۔ جس طرف ایٹمی آبدوز کھڑی تھی اس طرف آسمان سرخ ہو گیا۔ فضا میں راکٹ کڑکڑاتے، شور مچاتے اڑنے لگے۔ دھماکوں پر دھماکے ہو رہے تھے۔ کمانڈو علی کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اس کے حلق سے بے اختیار اللہ اکبر پاکستان زندہ باد کا نعرہ نکلا۔ اب اس کا وہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اٹھا جیپ میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کیا اور سڑک پر لا کر بڑی تیزی سے سرخ چٹانوں کے علاقے کی طرف چل پڑا۔ ایٹمی آبدوز کے دھماکوں سے فضا لرز اٹھی۔ آگ کے سرخ زرد نیلے شعلوں سے آسمان روشن ہو گیا۔ دھماکوں کے شور میں خطرے کے سائرن کی ڈراؤنی آواز گونجنے لگی۔ ایک ہیلی کاپٹر ادھر سے گڑگڑاتا گزر گیا۔ علی نے جیپ کی رفتار تیز کر دی۔ اسے ایٹمی آبدوز جلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ درمیان میں درختوں اور اونچے اونچے گوداموں کی دیواریں تھیں، مگر اس طرف سے دھماکوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ آسمان پر آتش بازی چل رہی تھی۔ گاڑیوں کے بھاگنے اور لوگوں کی چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ جس سڑک پر کمانڈو علی جا رہا تھا وہ آگ کے شعلوں سے روشن تھی۔ وہ بڑی تیزی سے اس علاقے سے نکل گیا۔ اب وہ دور سمندری ساحل کے قریب تھا۔ آبدوز کے شعلے پیچھے رہ گئے۔ اب دھماکے بند ہو گئے، مگر آسمان آگ کی وجہ سے اسی طرح روشن تھا۔ کمانڈو علی بہت خوش تھا۔ اس نے پاکستان کے دشمن ایٹمی آبدوز کو تباہ کر دیا۔ واقعی مدراسی مسلمان حسن کمال کا آدمی تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، میرے بم کبھی دھوکہ نہیں دیتے، وہ وقت پر پھٹ کر تباہی مچا دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ کمانڈو علی کو یقین تھا کہ جس قسم کے دھماکے اور کڑاکے گونجے ہیں اس حساب سے ایٹمی آبدوز کے پرخچے اڑ گئے ہوں گے۔ اس کا کچھ بھی باقی نہیں بچا ہوگا۔ دور سمندر کی سرخ چٹانوں کے خاکے نظر آ رہے تھے۔ کمانڈو علی نے جیپ کو چٹانوں کے پیچھے درختوں کے جھنڈ میں کھڑا کیا۔ خود تیزی سے قدم اٹھاتے اس چٹان کے پاس آیا جہاں قاسم اور سلطان پہلے موجود تھے۔ ایٹمی آبدوز کے دھماکوں کی آوازیں وہ سن رہے تھے۔ آسمان پر آگ کے شعلوں کی سرخ نیلی روشنی کو دیکھ رہے تھے۔ کمانڈو علی کو دیکھتے ہی وہ اس کے ساتھ لپٹ گئے، اسے مبارکباد دینے لگے۔ علی نے پوچھا، وہ عورت کہاں ہے؟ وہ کوارٹر میں اکیلی ہے، سلطان نے کہا۔ نہیں، احمد باہر پہرا دے رہا ہے۔ کمانڈو علی تیز تیز قدم اٹھاتا کوارٹر کی طرف گیا۔ کوارٹر کا دروازہ بند تھا اور احمد رائفل ہاتھوں میں لیے بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ کمانڈو علی کو دیکھ کر بے اختیار بولا، علی بھائی یہ دھماکے؟ ہاں یہ آبدوز کے دھماکے تھے احمد بھائی، ہمارا مشن کامیاب ہوا۔ عورت اندر ہے نا؟ ہاں علی بھائی، وہ پوچھ رہی تھی یہ گولے کہاں چل رہے ہیں؟ کمانڈو علی نے بند دروازے کی درز سے دیکھا۔ تنگ کمرے میں موم بتی جل رہی تھی۔ شیلا فرش پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کمانڈو علی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ سلطان، احمد اور قاسم کو لے کر چٹان کے پاس گیا۔ پھر انہیں ساری کہانی سنائی کہ اس نے کس طرح آبدوز کے اندر جا کے ٹارپیڈو روم اور آکسیجن روم میں ٹائم بم لگائے۔ قاسم نے کہا، علی بھائی تم نے پاکستان کے سب سے بڑے دشمن کو تباہ و برباد کر دیا۔ کمانڈو علی نے کہا، اس دشمن کو ہم سب نے مل کر تباہ کیا ہے، میں یہ کام اکیلا نہیں کر سکتا تھا۔ ہمیں اپنے مسلمان مدراسی بھائی حسن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جس کی مدد کے بغیر یہ مشن کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ قاسم نے کہا، وہ کہاں ہے؟ کہیں سے گرفتار تو نہیں کر لیا گیا؟ کمانڈو علی نے کہا، وہ ایک معمولی ملازم ہے، اس پر کسی کو شک نہیں ہوگا، وہ کل رات یہاں آئے گا۔ احمد کہنے لگا، علی بھائی اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے کیونکہ بہت ممکن ہے کہ ملٹری سارے علاقے کو گھیرے میں لے لے۔ کمانڈو علی نے کہا، یہ علاقہ سمندری کھاڑی سے بہت دور ہے، ویسے بھی نیوی اور ملٹری اور سول پولیس سے شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی ہوگی۔ یہ ناکہ بندی تو یورینیم کی گمشدگی کے بعد ہی ہو گئی تھی، اب تو اس میں مزید سختی ہوگی کیونکہ ایٹمی آبدوز کی تباہی کوئی معمولی بات نہیں۔ انڈین حکومت اسے پاکستانی جاسوسوں کی کارروائی سمجھے گی، وہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے اپنی ساری طاقت خرچ کر دیں گے۔ قاسم کہنے لگا، اس اعتبار سے تو یہ علاقہ بھی محفوظ نہیں، ہمیں یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جانا چاہیے۔ سلطان بولا، اس عورت کا کیا کریں؟ کمانڈو علی نے کہا، اس کو چھوڑ دیں گے اور کیا کرنا ہے، مگر کل رات تک اسے اسی جگہ قید رکھنا ہوگا۔ کل رات حسن یہاں آ کر ہمیں آبدوز کی تباہی کی رپورٹ دے دے گا، یہ بتائے گا کہ پولیس کہاں کہاں ہمیں تلاش کر رہی ہے۔ احمد نے کہا، علی بھائی تم جس جیپ میں آئے ہو وہ کہاں رکھی ہے تم نے؟ کمانڈو علی نے احمد کو ہدایت کی کہ وہ جیپ کو بھی لے جا کے سمندر میں کسی جگہ ڈبو دے کیونکہ وہ نیوی کی جیپ ہے۔ احمد فوراً رات کے اندھیرے میں جیپ کو ٹھکانے لگانے چلا گیا۔ اس نے جیپ کو چٹان کے پیچھے سے نکالا اور آگے جا کر سمندر میں اسے گرا دیا۔ پھر وہ واپس آیا۔ آسمان پر اب آبدوز کی روشنی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ہیلی کاپٹر گڑگڑاتا ہوا گزرا، سمندر کے ساحل کے اوپر سے ہوتا وہ آگے نکل گیا۔ کمانڈو علی نے کہا، یہ ہیلی کاپٹر ان کی تلاش میں ہے کیونکہ دشمن کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جس کو وہ رانا مورتی سمجھ رہے تھے اس کارروائی اور اس آبدوز کو تباہ کرنے میں وہی شامل ہے۔ بہرحال ہم نے اپنا مشن پورا کر دیا۔ اب حسن سے آخری ملاقات اور اس سے رپورٹ لینے کے بعد ہم یہاں سے جموں کی طرف نکل جائیں گے۔ قاسم نے پرانے ٹوٹے پھوٹے کچن میں جا کے کافی بنائی۔ وہ کچھ دیر رات کو چٹانوں کے درمیان بیٹھے کافی پیتے رہے، پھر باری باری آرام کرنے لگے۔ ہیلی کاپٹر تھوڑی دیر کے بعد آسمان پر پھڑپڑاتا گزر جاتا۔ رات گزر گئی۔ کمانڈو علی نے اپنی وردی اتار دی، عام قمیص پتلون پہن لی۔ اس نے شیو بھی نہیں بنائی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی داڑھی مونچھیں بڑھ جائیں تاکہ کوئی اسے آسانی سے نہ پہچانے۔ کوارٹر کے اندر شیلا اسی طرح بند تھی۔ کمانڈو علی اس کے سامنے نہ گیا۔ احمد اسے کھانا پانی جا کر دے آتا۔ دن کے وقت بھی وہ ہیلی کاپٹر چکر لگاتا رہا۔ یہ فوج کا ہیلی کاپٹر تھا۔ جب وہ آسمان پر آتا تو یہ مجاہد چٹانوں کے غاروں میں چھپ جاتے۔ قاسم کہنے لگا، مجھے حیرانی ہے فوج کے جاسوس ابھی تک اس طرف کیوں نہیں آئے؟ کمانڈو علی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے انہوں نے تمہاری بات سن لی، ہیلی کاپٹر اس جگہ اتر رہا ہے۔ احمد اور سلطان نے نظریں جمائیں۔ آسمان کی طرف سے واقعی ہی انڈین نیوی کا نیلے رنگ کا ہیلی کاپٹر چٹان کے قریب دوسری طرف اتر رہا تھا۔ سلطان بولا، اب کیا کریں؟ وہ تو یہاں آ جائیں گے، ہو سکتا ہے یہ عورت شور مچا دے۔ کمانڈو علی نے جیب سے پستول نکال کر ہاتھ میں لیا اور احمد سے کہا، فوراً اس عورت کے منہ میں کپڑا ٹھوس کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور تم وہیں رہنا۔ قاسم بولا، مگر علی بھائی کیا ہم اسی جگہ رہیں گے؟ کمانڈو علی نے غصے سے کہا، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ احمد تم اس عورت کے پاس جاؤ، اسے جکڑ کر رکھو، خبردار وہ شور نہ مچائے۔ احمد کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ کمانڈو علی نے قاسم اور احمد کو مشین گن دی۔ پستول جیب میں رکھ کر
राइफल पकड़ ली और इन्हें साथ लेकर चट्टानों की तरफ दौड़ा। इस तरह हेलीकॉप्टर अब जमीन पर तकरीबन उतर गया था। इसका पंखा जोर जोर से गर्दिश कर रहा था। अली ने कहा, सुल्तान और कासिम, हम हेलीकॉप्टर पर कब्जा करेंगे। हेलीकॉप्टर पर गोली ना लगे, मगर इसके अंदर से बाहर आने वाला एक आदमी भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ओके बॉस, खुदा हमारे साथ है। ये कहकर कासिम और सुल्तान चट्टानों के पीछे घात लगाकर बैठ गए। इनकी मशीन गनों का रुख हेलीकॉप्टर की तरफ था। कमांडो अली ने अपने आप को एक छोटी सी चट्टान के पीछे छुपाकर राइफल किनार का रुख हेलीकॉप्टर की तरफ किया। दिन का वक्त था, अगरचे बादल छाए थे, मगर काफी रोशनी थी। हेलीकॉप्टर के पंखे रुक गए। फिर हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला। 2 इंडियन सिपाही छलांग लगाकर नीचे कूदे। कमांडो अली ने हल्की सी सीटी बजाई, जिसका मतलब था कि अभी फायरिंग न की जाए, बल्कि हेलीकॉप्टर के अंदर जितने सिपाही हैं सबको बाहर आने दिया जाए। 2 और सिपाही हेलीकॉप्टर के अंदर से नीचे आए। इनके हाथों में छोटी मशीन गन थी। कमांडो अली हेलीकॉप्टर के पायलट को देख रहा था। इससे पायलट को अपने निशाने की जद में लिया। पायलट भी पिस्तौल लेके नीचे उतरा। इसके साथ ही कमांडो अली ने दूसरी खास सीटी बजाई और अचानक सुल्तान और कासिम ने मशीन गन का फायर खोल दिया। देखते ही देखते 3 इंडियन सिपाही वहां खून में गिरकर लथपथ हो गए। चौथा सिपाही एकदम से रेत पर लेट गया और छोटी मशीन गन से ताड़ ताड़ फायरिंग करने लगा। इसकी गोलियां चट्टानों से टकराने लगी। इतने में कमांडो अली ने पायलट को निशाने में लिया और गोली चला दी। कमांडो अली का निशाना कभी गलत ना हुआ था। इसकी राइफल के नाल से गोली सीधी निकलकर इंडियन पायलट के माथे पर लगी। इसका आधा सर उड़ गया और वो ढेर हो गया। अब सिर्फ एक सिपाही बाकी था जो जमीन पर लेटकर फायरिंग कर रहा था। कमांडो अली ने सुल्तान से कहा, तुम पीछे से आओ। सुल्तान रेत पर रेंगता हुआ हेलीकॉप्टर के अकब की तरफ बढ़ने लगा। अली ने कासिम से कहा, इस सिपाही को हेलीकॉप्टर के अंदर मत जाने देना, ये वायरलेस सिग्नल दे देगा और फौज यहाँ आ जाएगी। कमांडो अली ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था। इंडियन सिपाही जो रेत पर लेटा था मशीन गन से फायरिंग करते आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ रेंग रहा था। वह हेलीकॉप्टर में जाके पीछे फौज को सिग्नल देना चाहता था ताकि इसकी मदद को फौज आए। कासिम और कमांडो अली ने इस सिपाही को अपनी इज्जत में लिया। दूसरी तरफ से सुल्तान भी इस सिपाही पर हमला करने के लिए तैयार था। वो इसके पीछे से फायरिंग कर रहा था। अब इंडियन सिपाही के लिए जान बचाना मुश्किल था। जो ही वो उठकर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ा, सुल्तान, कासिम और कमांडो अली ने गोलियों से वहां भून दिया। इसके साथ ही कमांडो अली दौड़कर हेलीकॉप्टर के पास गया। हेलीकॉप्टर खाली पड़ा था। सुल्तान और कासिम भी वहां आए। हेलीकॉप्टर के इंजन के पास वायरलेस सेट पर किसी की आवाज बुलंद होने लगी, हेलो रॉजर, मैं चार्ली बोल रहा हूँ, अपनी पोजीशन बताओ, तुम कहाँ हो? हेलो रॉजर। सुल्तान लपक कर पायलट की सीट पर आया। इस तरह रिसीवर उठाया और बोला, हेलो चार्ली, मैं रॉजर बोल रहा हूँ। हम पर पाकिस्तानी जासूस जमीन से रॉकेट मार रहे हैं। हम नॉर्थ वेस्ट कोचीन की तरफ भाग रहे हैं। ये कहकर सुल्तान ने वायरलेस सेट बंद कर दिया। कमांडो अली ने पूछा, इन्हें हमारी पोजीशन का पता तो नहीं चल जाएगा? सुल्तान मुस्कुराकर बोला, मैंने इन्हें गलत रास्ते पर डाल दिया है। अब वो दूसरा हेलीकॉप्टर लेकर कोचीन की तरफ जाएंगे। इस तरफ कोई नहीं आएगा। कासिम बोला, ये हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ उतरते ही पायलट ने पीछे अपनी पोजीशन नहीं बताई, वरना अब तक इंडियन फौज दूसरे हेलीकॉप्टर में यहाँ पहुंच जाती। सुल्तान ने कहा, अली भाई, अब हेलीकॉप्टर का क्या करना है? कमांडो अली कहने लगा, हम इसके जरिए यहाँ से फरार होंगे। इससे दरख्तों की शाखों में छुपा देंगे ताकि ऊपर से ये नजर ना आए। बहरहाल हमें अपने साथी हसन का इंतजार करना है। रेत पर इंडियन सिपाहियों और पायलट की लाशें बिखरी हुई थी। उन्होंने लाशों को उठाकर चट्टानों के पीछे फेंक दिया। साहिल समंदर के करीब एक दरख्तों का झुंड था। वहां से वो दरख्तों की लंबी लंबी टहनियां काट लाए और हेलीकॉप्टर पर इन शाखों को इस तरह डाल दिया कि ऊपर से देखने में यूं लगता है जैसे दरख्तों का कोई झुंड हो। अली ने कासिम से कहा, कासिम तुम अहमद के पास जाओ, इससे कहो कि औरत के मुंह से कपड़ा निकाल दे, इसकी जरूरत नहीं। कासिम क्वार्टर की तरफ चला गया। कमांडो अली सुल्तान को लेकर हेलीकॉप्टर में दाखिल हुआ। ये नेवी फौज का हेलीकॉप्टर था जिसमें 7-8 नशिस्तें थी। कासिम ने पहले पेट्रोल चेक किया। कहने लगा, पेट्रोल की टंकी बड़ी है, हम इसे काफी दूर ले जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर में कुछ फालतू राइफल और गोलियां भी पड़ी हुई थी। कमांडो अली और कासिम हेलीकॉप्टर से निकलकर चट्टानों वाले खुफिया अड्डे पर आए। अली को शक था कि कहीं इंडियन नेवी का कोई दूसरा हेलीकॉप्टर इसकी तलाश में न आ जाए, मगर सुल्तान ने वायरलेस पे जो सिग्नल दिया और इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर को कोचीन की तरफ भेज दिया। रात हो गई। 9 बजे के करीब मद्रासी सरफरोश हसन आया। वो फकीर के भेस पे था, इसलिए हेलीकॉप्टर का वाकया सुना तो बोला, ये तुम लोगों को यहाँ से फरार होने में मदद देगा। कमांडो अली ने पूछा, हमें ये बताओ कि आप दोस्त पूरी तरह तबाह हुई या नहीं? हसन बोला, आप दोस्त के तो परखचे उड़ गए, साहिल पर खड़े 3 जहाजों को भी आग लग गई, रॉकेट उड़कर जहाजों में जा गिरे। मैं तुम लोगों को ये पूरी रिपोर्ट देने आया हूँ कि हालात बहुत संगीन है। नेवी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ साथ शहर की तमाम पुलिस तुम्हारी तलाश में है। तुम अपना हुलिया बदल कर भी निकलोगे तो पकड़े जाओगे। ये अच्छा किया तुम लोगों ने इस हेलीकॉप्टर को अगवा कर लिया। कमांडो अली ने कहा, शीला को हम इस क्वार्टर में छोड़ जाएंगे, वो अपने आप यहाँ से चली जाएगी। सुल्तान ने कहा, हसन भाई, तुम्हारे ख्याल में हमें यहाँ से किस तरफ जाना चाहिए? हसन बोला, आपके दूसरे सरफरोश हिंदुस्तानी मुसलमान जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। मैं राय दूंगा कि आप लोग जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाएं, मगर ये रास्ता लंबा है, जगह जगह खतरा है। कमांडो अली कहने लगा, खतरे को तो कमांडो अपने साथ लेकर चलता है और एक सच्चा कमांडो खतरे को देख के खुश होता है। हसन मुस्कुराया, कहने लगा, मैं जानता हूँ अली भाई, तुम एक सच्चे कमांडो और सच्चे पाकिस्तानी हो। हमें तुम पर फख्र। हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी एक सच्चा कमांडो बन जाए ताकि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। अच्छा, मैं चलता हूँ, जिंदगी रही तो फिर किसी किसी महाज पर मुलाकात होगी। ये कहकर हसन ने कासिम, सुल्तान और कमांडो अली से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और रात के अंधेरे में जिधर से आया था उधर को गायब हो गया। इसके जाने के बाद कमांडो अली ने सुल्तान से कहा, औरत की रस्सियां खोल दो, इसे आजाद कर दो।
اور احمد کو یہاں لے آؤ، ہم ابھی یہاں سے جموں کشمیر کی طرف پرواز کریں گے۔ سلطان احمد کو لینے چلا گیا اور قاسم اور کمانڈو علی ہیلی کاپٹر پر سے درخت کی شاخیں ہٹانے لگی۔ ہیلی کاپٹر چلنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ احمد بھی آ گیا۔ اس نے بتایا شیلا کو اس نے آزاد کر دیا اور کہہ دیا کہ جہاں جی چاہے چلی جاؤ۔ کمانڈو علی نے اس سے کہا اچھا کیا، وہ کسی نہ کسی طرح شہر پہنچ جائے گی، تم ہیلی کاپٹر میں بیٹھو۔ احمد نے ہیلی کاپٹر میں گھس کر پوچھا مگر علی بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سلطان نے کہا کشمیر کے بھانس پر، وہاں ہماری ضرورت ہے۔ قاسم پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ گیا کیونکہ وہ ہیلی کاپٹر چلانا جانتا تھا۔ کمانڈو علی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا قاسم ٹیک آف کرو اور ہیلی کاپٹر کو نیچی پرواز کر کے شمال کی طرف لے جاؤ۔ نیچی پرواز کرتے ہوئے ہمیں دشمن کا ریڈار نہیں دیکھ سکے گا، اس طرح ہم دشمن سے نکل کر بچ جائیں گے۔ سلطان بولا ویسے علی بھائی مجھے لگتا ہے کہ ہیلی کاپٹر ہمارا زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دے سکتا۔ کمانڈو علی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اب اس علاقے سے جتنی دور نکل سکتے ہیں نکل جائیں، اس کے بعد اگر ہیلی کاپٹر چھوڑنا پڑا تو اسے چھوڑ دیں گے، تم ٹیک آف کرو۔ قاسم نے انجن سٹارٹ کیا، پھر پنکھے بھی چلا دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہیلی کاپٹر نے زمین چھوڑ دی، وہ فضا میں بلند ہونے لگا۔ زمین سے کوئی 200 فٹ بلند ہونے کے بعد ہیلی کاپٹر شمال کی طرف اڑنے لگا۔ قاسم نے کمانڈو علی کی ہدایت کے مطابق شروع سے اس کی رفتار تیز رکھی۔ ہیلی کاپٹر سمندر کو پیچھے چھوڑ کر مدراس شہر کے کنارے سے ہوتا رات کی تاریکی میں شمال کی طرف جا رہا تھا۔ نیچے کچھ دور شہر کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں، پھر وہ بھی پیچھے رہ گئیں۔ قاسم نے کہا ہم گنگا پلی کے جنگل کے اوپر سے جا رہے ہیں۔ کمانڈو علی نے کہا اس رخ پر اسے چلاتے رہو۔ قاسم نے وائرلیس سیٹ کھول دیا۔ وائرلیس پر کنٹرول ٹاور کی آوازیں آنے لگی۔ ایک آواز کہہ رہی تھی اپنے ہیلی کاپٹر کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا، شاید وہ کسی جگہ کریش ہو گیا ہے۔ دوسری آواز آئی ایئر کموڈور خود اس کی تلاش میں نکلا ہے۔ تیسری آواز آئی میرا خیال ہے اسے پاکستانی جاسوسوں نے اغوا کر لیا ہے، یہ نہیں جاسوسوں کی کارروائی ہے، انہوں نے ایٹمی آبدوز کو اڑایا ہے۔ قاسم نے وائرلیس سیٹ بند کر دیا اور کمانڈو علی سے کہا ابھی تک ہمیں کسی نے ریڈار پر نہیں دیکھا، ورنہ کنٹرول ٹاور ہمیں ضرور پوچھتا ہے کہ ہم کون ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ علی نے کہا اس لیے میں نے تمہیں نیچے پرواز کرنے کے لیے کہا تھا، اس کی رفتار تھوڑی اور تیز کر دو۔ قاسم نے ہیلی کاپٹر کی رفتار مزید تیز کر دی۔ ہیلی کاپٹر جنوبی ہندوستان کے گھنے جنگلوں کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ نیچے کوئی شے نظر نہ آتی تھی، انہوں نے ہیلی کاپٹر کی روشنیاں بجھا رکھی تھی تاکہ نیچے سے کوئی ہیلی کاپٹر کو نہ دیکھے۔ اس طرح جنگلوں کے اوپر سے سفر کرتے وہ 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر بائیں جانب نیچے ایک شہر کی روشنیاں گزریں۔ سلطان نے کہا یہ کون سا شہر ہے؟ قاسم بولا کچھ کہہ نہیں سکتا، میرا خیال ہے کہ ہم کرناٹک کے صوبے میں داخل ہو گئے ہیں۔ کمانڈو علی نے کہا یعنی ہم اسلام کے شیر ٹیپو سلطان کے ملک سے گزر رہے ہیں۔ کس قدر عظیم مسلمان لیڈر تھا ٹیپو سلطان، جس نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی مگر دشمن کے آگے ہتھیار نہ ڈالے۔ سلطان نے کہا اسی نے تو کہا تھا شیر کی 1 دن کی زندگی کی دڑگی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ علی نے کہا ٹیپو سلطان کی مجاہدانہ زندگی ہمیں دلیری، بہادری، آزادی اور اسلام کے اصولوں پر بے جگری سے عمل کرنے کا درس دیتی ہے۔ اچانک ہیلی کاپٹر کو ایک جھٹکا لگا۔ علی نے پوچھا کیا ہوا قاسم بڑی مشکل سے ہیلی کاپٹر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے چلا کر کہا کچھ معلوم نہیں، پیچھے سے ہیلی کاپٹر پہ کوئی شے لگی ہے۔ کمانڈو علی لپک کر پیچھے گیا تو اس نے دیکھا کہ ہیلی کاپٹر کی دم کو آگ لگ گئی ہے اور اس میں سے دھواں نکل رہا ہے۔ سلطان نے چلا کر کہا علی ہمارے ہیلی کاپٹر کے پیچھے دشمن کا ہیلی کاپٹر لگا ہے۔ کمانڈو علی کو بھی دشمن کا ہیلی کاپٹر نظر آ گیا جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اس میں سے ایک میزائل فائر ہوا جو ان کے قریب سے گزر گیا۔ اگر وہ ان کے ہیلی کاپٹر سے ٹکرا جاتا تو ہیلی کاپٹر دھماکے سے تباہ ہو جاتا، ان میں سے کوئی بھی زندہ بنا بچتا۔ کمانڈو علی نے چیخ کر کہا قاسم ہیلی کاپٹر کو نیچے جنگل میں اتار دو۔ قاسم بڑی مشکل سے ہیلی کاپٹر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے گھبرائی آواز سے کہا ہیلی کاپٹر کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے، ہم نیچے جا رہے ہیں۔ کمانڈو علی نے نیچے دیکھا، ہیلی کاپٹر ہچکولے کھا رہا تھا۔ جنگل کی طرف تیزی سے اوپر کو آ رہے تھے۔ دشمن یعنی انڈین نیوی کے ہیلی کاپٹر نے دوسرا راکٹ فائر کیا جو ان کے ہیلی کاپٹر کے پنکھوں کو لگا، اس کو آگ لگ گئی۔ ہیلی کاپٹر لڑکھڑاتا وہ نیچے گرنے لگا۔ کمانڈو علی نے چلا کر کہا باہر کود جاؤ۔ درخت نیچے نظر آ رہے تھے، ہیلی کاپٹر ان سے ٹکرانے والا تھا۔ کمانڈو علی نے اللہ کو یاد کیا، مولا مشکل کشا کا نعرہ بلند کیا اور کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی، مگر قاسم، سلطان اور احمد کھڑکی میں سے چھلانگ لگانے والے تھے کہ ہیلی کاپٹر پورے زور سے ایک چٹان سے ٹکرایا اور دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس میں سے زبردست آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ کمانڈو علی ایک گھنے درخت کی شاخوں میں گرا، وہ شاخوں کو توڑتا نیچے ایک شاخ کے ساتھ آ کر جھول گیا۔ اگر وہ زمین پر گرتا تو اس کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی، مگر قدرت نے اس کی زندگی بچانی تھی۔ دشمن اپنی انڈین نیوی کے ہیلی کاپٹر سے اوپر منڈلانے لگا، پھر وہ اس جگہ اترا جہاں کمانڈو علی کا ہیلی کاپٹر تباہ ہوا تھا۔ کمانڈو علی نے درخت کی شاخ پر سے نیچے چھلانگ لگائی، وہ دوڑ کر جلتے ہیلی کاپٹر کے پاس گیا، مگر وہاں سلطان، احمد اور قاسم میں سے کوئی بھی نہ تھا۔ اس کے تینوں سرفروش ساتھی شہید ہو گئے۔ دشمن کا ہیلی کاپٹر بھی نیچے اترنے والا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر میں ایک سکھ پائلٹ کمانڈو علی کو نظر آ رہا تھا۔ اس سکھ پائلٹ نے بھی کمانڈو علی کو دیکھ لیا، اس نے کمانڈو علی پر فائرنگ شروع کر دی۔ علی کے پاس صرف ایک چھوٹی سی مشین گن تھی، اس مشین گن میں گولیاں وہ یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جلتے ہوئے ہیلی کاپٹر کے شعلوں سے جنگل میں آس پاس روشنی ہو گئی۔ کمانڈو علی نے روشنی میں دیکھا کہ انڈین فوجی ہیلی کاپٹر زمین سے لگ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں سے سکھ پائلٹ سمیت 4 انڈین فوجی رائفلیں لے کر چھلانگیں لگا کر باہر کود گئے۔ کمانڈو علی نے ایک جھاڑی کے پیچھے سے ان پر مشین گن کا فائر کیا، ایک فوجی کو گولیاں لگی، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کمانڈو علی پر گولیوں کے بوچھاڑ آئی۔ علی ایک تجربے کار کمانڈو تھا، وہ جانتا تھا اس کے فائر کے بعد دشمن اسی طرح فائر کرے گا، چنانچہ اس نے مشین گن سے فائر کرتے ہی اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور سانپ کی طرح رینگ کر وہاں سے نکلا۔
जंगल में एक दरख्त की तरफ आकर उठा और अंधेरे में दौड़ पड़ा। वो दुश्मन के हेलीकॉप्टर के बाएं जानिब दौड़ रहा था, जहां जंगल बहुत घना था, झाड़ियां ही झाड़ियां थी, मगर कमांडो अली को घने से घने जंगल में भी रास्ता बनाना आता था। पीछे से फायरिंग हो रही थी, गोलियां झाड़ियों और दरख्तों को तोड़ती हुई कमांडो अली के ऊपर से गुजर रही थी। अली बगैर रुके झाड़ियों को तेजी से हटाता हुआ जंगल के अंधेरे में आगे ही आगे बढ़ रहा था। अभी से अपने पीछे भारी फौजी बुड्ढे की आवाज सुनाई दी। इसका मतलब था दुश्मन इसके सर पर है, मगर कमांडो अली इतनी जल्दी हिम्मत हारने वाला न था। इसके रगों में एक सच्चे मुसलमान पाकिस्तानी और दिलेर कमांडो का खून था। मशीन गन इसके हाथ में थी। एक झाड़ी में से वो निकला तो पीछे से मशीन गन का फुल बर्स्ट फायर हुआ। अगर कमांडो अली नीचे न बैठ जाता तो सारी गोलियां इसके जिस्म को छनी कर देती। दुश्मन के फौजियों ने अंधेरे में भी कमांडो अली को भागते देख लिया। इसे सिख पायलट की आवाज सुनाई दी। वो पंजाबी में कह रहा था, अरे जिंदा फड़ना है इस पाकिस्तानी जासूस नू, यानी इस पाकिस्तानी जासूस को जिंदा पकड़ना है। जो ही कैप्टन अली ने भागकर एक चट्टान की तरफ से निकलकर दूसरी तरफ भागने की कोशिश की तो सामने छोटे बड़े पहाड़ी टीलों के दरमियान एक तेज रफ्तार दरिया बहता इसे नजर आया। अल्लाह ने इसकी मदद की कि दरिया रहमत का दरिया बनकर इसके सामने आया। कमांडो अली ने मशीन गन वहां फेंक दी, अल्लाह अकबर और या अली मदद का नारा लगाया और दरिया में छलांग लगा दी। दरिया का बहाव बेहद तेज था। पहाड़ियों में बहने की वजह से इसकी लहरें बहुत तेजी से बह रही थी। दरिया की लहरों ने कमांडो अली को अपनी लपेट में लिया और तेज रफ्तारी से आगे की तरफ ले जाने लगी। पीछे से फायरिंग की आवाज आ रही थी। दुश्मन इस पर अभी तक गोलियां फायर कर रहा था, मगर दरिया की तूफानी लहरें अली को बहाकर कहां से कहां ले गईं। अली ने अपने आप को दरिया की लहरों के हवाले कर दिया। वो खुद भी तेजी से हाथ पांव चलाने लगा। यूं इसकी रफ्तार मजीद तेज हो गई। वो दरिया की लहरों के साथ एक पहाड़ी से निकलकर दूसरी तरफ आया। ये दुश्मन की फायरिंग से महफूज हो गया। अब इसे एक ही खतरा था, दुश्मन के फौजी भी दरिया में न कूद पड़े, मगर इसका इम्कान कम था। अंधेरे में कमांडो अली ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। सितारों की धीमी रोशनी में से दरिया की सतह पर किसी इंसान का सर नजर न आया। कमांडो अली दुश्मन की जद से निकल भागने में कामयाब हो गया। अब वो बाकायदा तैरने लगा। दरिया का पार्ट बहुत छोटा था। दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां सर उठाए अंधेरी रात में खड़ी थी। कमांडो अली एक बेहतरीन तैराक था। इसके कमांडो बाप ने बचपन में ही इसे तैरने की तरबियत दी और वो लाहौर के दरिया रावी में 3-3 घंटे तैरता रहता था। दरिया का पानी ठंडा था, मगर हाथ पांव चलाने की वजह से कमांडो अली का जिस्म गर्म था। तैरते तैरते वो इस इलाके में आया जहां दरिया दो ऊंची चट्टानों के दरमियान से गुजर रहा था। कमांडो अली ने दूसरे किनारे की तरफ अपने आप को धकेलना शुरू किया। दूसरे किनारे पर इसे सितारों की फीकी रोशनी में छोटे बड़े नोकीले पत्थर बिखरे नजर आए। काफी कोशिश के बाद कमांडो अली दूसरे किनारे पहुंचने में कामयाब हुआ। इसने 2 नोकीले पत्थरों को पकड़कर अपने आप को किनारे के ऊपर उछाल दिया। वो 1 मिनट तक किनारे के पत्थरों पर औंधा पड़ा, लंबे लंबे सांस लेता रहा। फिर इसने गौर से चारों तरफ देखा। वो तेज रफ्तार तूफानी दरिया के दूसरे किनारे पर जिंदा सलामत पहुंच गया। असल में ये कर्नाटक के शहर सरंगापटम का इलाका था। इस दरिया का नाम दरियाए कृष्ण था। इस दरिया किनारे चट्टानों के ऊपर शेर मैसूर टीपू सुल्तान का मजार था, मगर ये मजार दरिया के दूसरे किनारे पर रह गया। कमांडो अली इसके मुखालिफ किनारे पहुंचा। कमांडो होने की हैसियत से अली को अच्छी तरह मालूम था कि दुश्मन के जो सिपाही इसके पीछे लगे थे वो वापस अपने हेलीकॉप्टर में पहुंच गए होंगे और वहां से मिलिट्री पुलिस और वायरलेस पर इत्तला कर दी गई होगी कि पाकिस्तानी जासूस दरिया के दूसरे किनारे की तरफ फरार होने में कामयाब हो गया। इसलिए सारे इलाके को घेरे में ले लिया जाए। कमांडो अली ये भी जानता था कि इसने इंडियन हुकूमत की एक बहुत बड़ी आबदोज को गर्क किया है, यूरेनियम को भी गायब किया है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट अपनी सारी ताकत खर्च करके भी इसको गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करेगी। अभी रात बहुत बाकी थी। कमांडो अली चाहता था कि वो जितनी जल्दी हो सके इस खतरनाक इलाके से निकलकर किसी महफूज मकाम पर पहुंच जाए, फिर मौका पाते ही वहां से जम्मू कश्मीर की तरफ निकलने की कोशिश करे। इसके दूसरे हिंदुस्तानी मुसलमान साथी पाकिस्तान की सलामती के लिए काम कर रहे थे। कमांडो अली को अपने बहादुर साथियों और सरफरोश हिंदुस्तानी मुसलमानों यानी अहमद सुल्तान और कासिम की शहादत का अफसोस था, मगर मिशन में मुजाहिद शहीद हो जाया करते हैं और किसी शहादत की वजह से मिशन का काम नहीं रुकता। चुनाचे कमांडो अली भी अपने मिशन को जारी रखे था। इसने दिल ही दिल में तीनों शहीदों के लिए फातिहा पढ़कर इनकी रूहों को सवाब पहुंचाया। एक कमांडो इससे ज्यादा शहीद होने वालों का अफसोस नहीं किया करता। वो तो खुद मौत को एक खेल समझकर इससे खेलता है और खुद अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है। कमांडो अली दरिया किनारे पत्थरों पर बैठा हुआ था। इससे कुछ फासले पर सरंगापटम शहर की रोशनियां दिखाई दे रही थी। अचानक इसने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। दुश्मन के फौजी हेलीकॉप्टर में बैठकर इसकी तलाश में निकल खड़े हुए थे। अब हेलीकॉप्टर में से नीली और सुर्ख रोशनी निकल रही थी। ये रोशनी एक छोटे से इदारे की शक्ल में जमीन पर पड़ रही थी। ये दुश्मन के हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट थी। ये रोशनी दरिया के दूसरे किनारे कमांडो अली को ढूंढ रही थी। दुश्मन का हेलीकॉप्टर दरिया के दूसरे किनारे पर आकर जंगल और पहाड़ियों के ऊपर मंडलाते रोशनी डालने लगा, मगर इतनी देर में कमांडो अली कहां से कहां निकल चुका था। दरियाए कृष्णा का ये वो इलाका था जहां एक छोटी सी कच्ची सड़क शहर सरंगापटम की तरफ जाती थी। सितारों की हल्की रोशनी में कमांडो अली को पहाड़ियों के दरमियान छोटी सड़क नजर आई तो इस पे तेज चलने लगा। इस इलाके में वो ज्यादा देर नहीं रुक सकता था। यहाँ रुकना अपनी मौत को अपनी तरफ बुलाना था, क्योंकि हेलीकॉप्टर के वायरलेस का सिग्नल सरंगापटम की सिविल और फौजी पुलिस को मिल चुका था कि खतरनाक पाकिस्तानी जासूस इलाके में रूपोश है। सरंगापटम की हिंदू पुलिस और फौज के सिपाही ट्रकों में बैठकर इस तरफ चल पड़े थे। इन फौजियों और सिपाहियों के आने से पहले कमांडो अली को किसी ऐसी महफूज जगह छुप जाना था जहां वो दुश्मन की नजरों से महफूज रहे, फिर मौका पाकर जम्मू कश्मीर की तरफ निकल जाए। इस वक्त अली को अपनी बहन रूबी का ख्याल भी आया, क्योंकि इसे मालूम था रूबी एक बहादुर और बेखौफ डाकू बन गई है।
यही कहीं किसी जंगल में होगी, लेकिन इस घने और खतरनाक जंगलों के इलाके में रूबी का मिलना नामुमकिन था। अली को दूर से टीपू सुल्तान के शहर सरंगापट्टनम की रोशनी नजर आई। वो शहर से बचना चाहता था, शहर में वो पकड़ा जा सकता था। वो कच्ची सड़क के अब सामने से जो नजर आ रही थी, इसके साथ एक पक्की सड़क मिल रही थी। दरिया पीछे पहाड़ियों में ही रह गया था। कमांडो अली ने शहर की तरफ जाने के बजाय बाएं जाने की सड़क से उतरकर वीरान इलाके का रुख किया। इस तरफ कोई आबादी ना थी, कोई रोशनी ना थी। अली का ख्याल था कि इस तरफ इसे किसी न किसी पहाड़ी टीले में कोई गार जरूर मिल जाएगा, जहां वो रात बसर कर सकेगा और पुलिस से महफूज रहेगा। इसके दिल में यह ख्याल भी आया कि हो सकता है सरंगापट्टनम में मुसलमान भी रहते हों, हो सकता है कोई मुसलमान इसकी मदद करने पर राजी हो, मगर इसे यकीन न था क्योंकि यहाँ के मुसलमान इंडिया की हुकूमत से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे। कमांडो अली सड़क से काफी दूर निकल आया। अचानक इसे ऊंचे दरख्तों में एक जगह दिया जलता नजर आया। कमांडो अली आगे बढ़ा तो क्या देखता है, ये कोई मजार है जिसके ऊपर स्याह पत्थर का गुंबद है। सीढ़ियां मजार के चबूतरे को जाती हैं। एक तरफ दो कोठरियां बनी थी। कमांडो अली फूंक फूंक कर कदम उठाता, चारों तरफ अंधेरे में बड़ी होशियारी से देखता इन कोठरियों की तरफ बढ़ा। एक कोठरी के बाहर ताला था, दूसरी कोठरी पर ताला न था। इसका मतलब था कि कोई कोठरी में है जिससे अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। कमांडो अली दबे कदमों चलता मजार की तरफ आ गया। मजार के अंदर अगरबत्तियां सुलग रही थी जिनकी खुशबू फैली थी। एक लंबी कब्र थी, चादर पर कलमा शरीफ लिखा था। मजार की दीवारों पर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शीशे के कतबे लगे हुए थे कि किसी मुसलमान बुजुर्ग का मजार लगता था। कब्र के सिरहाने की जानिब तांबे का चिराग रोशन था। अचानक एक फौजी ट्रक की आवाज आई और इससे पहले कि कमांडो अली कुछ सोचता, वहां से किसी तरफ से भागता एक फौजी ट्रक शोर मचाता मजार के बाहर आकर खड़ा हो गया। इसकी बत्तियां रोशन थी। इसमें से 6-7 हिंदू फौजी मशीन गन पकड़े छलांग लगाकर बाहर कूदे। कमांडो अली के सामने फरार का कोई रास्ता ना था। इसे कुछ और न सूझा। वो फौरन बुजुर्ग की कब्र के साथ लेट गया और जो सब्ज चादर कब्र के ऊपर पड़ी हुई थी, इसको एक कोने से उठाकर अपने ऊपर डाल लिया। अब बाहर से देखने पर कमांडो अली भी कब्र का एक हिस्सा नजर आता था। फौजी ट्रक से 3 हिंदुस्तानी सिपाही मजार में घुस आए। इधर उधर देखने लगे। एक हिंदू कैप्टन अपने साथ 2 फौजियों को लेकर कोठरी की तरफ बढ़ा। इसने इशारा किया। फौजियों ने फायरिंग करके कोठरी का ताला तोड़ा। दरवाजा खोलकर फौजी कोठरी में घुस गए। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने कोठरी की तलाशी ली, मगर वहां सिवाय टूटी फूटी चीजों के कुछ और न था। गोलियों की आवाज सुनकर दूसरी कोठरी में सोया मजार का मुजाविर बिलाल बाबा जाग पड़ा। इतनी देर में हिंदू कैप्टन ने दरवाजे पर जोर से लात मारी और बुलंद आवाज से कहा, बाहर निकल आओ। तुम फौज के घेरे में हो, अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो, नहीं तो गोलियों से भून दूंगा। मुजाविर बिलाल बाबा ने जल्दी से दरवाजा खोला। आंखें मलते बोला, क्या बात है हुजूर, मैंने क्या जुर्म किया? हिंदू कैप्टन ने अधेड़ उम्र दाढ़ी वाले मुजाविर को देखा तो गुस्से से बोला, पाकिस्तानी जासूस कहाँ है? इसे कहाँ छुपाया है तुमने? मुसलमान मुजाविर बिलाल बाबा ने हाथ बांध कर कहा, हुजूर मेरे बाप दादा सदियों से इस मजार की मुजावरी करते आ रहे हैं। हमने हमेशा हुकूमत का साथ दिया। मैं किसी पाकिस्तानी जासूस को नहीं जानता। हिंदुस्तान का वफादार शहरी हूँ। अगर पाकिस्तानी जासूस यहाँ आता तो मैं खुद पकड़कर इसे आपके सामने पेश कर देता। हम तो हिंदुस्तानी हुकूमत का नमक खाते हैं हुजूर। हिंदू कैप्टन पर मुजाविर की बातों का असर हुआ। इसे टॉर्च की रोशनी डालकर कोठरी में इधर उधर देखा और फिर बोला, इस मजार पर क्या है? मुजाविर बाबा बिलाल ने कहा, हुजूर सखी सरवर बुजुर्ग का मजार है, बस वहाँ मजार के सिवा कुछ और नहीं। हिंदू कैप्टन मजार की तरफ आए। ये सारी गुफ्तगू कमांडो अली मजार की कब्र के साथ लेटा सब्ज कलमा शरीफ वाली चादर ऊपर की धड़कते दिल के साथ सुन रहा था कि अब किसी भी वक्त इसे पकड़ा जा सकता है। अगर हिंदू कैप्टन या किसी फौजी ने मजार की चादर हटा दी तो वो कब्र के बिल्कुल साथ लेटा साफ नजर आ जाएगा। फिर इसे दुश्मन के हाथों होने वाली अतियतनाक मौत से कोई नहीं बचा सकता। कमांडो अली ने सांस रोक लिया, दिल में कलमा शरीफ का वर्द करने लगा। हिंदू कैप्टन मजार के सिराने की तरफ आकर खड़ा हो गया और गौर से मजार की कब्र को देखने लगा जिस पर सब्ज रंग की चादर पड़ी थी। बाकी हिंदू फौजी भी वहाँ एक तरफ अटेंशन खड़े थे। मुजाविर बिलाल बाबा ने कहा, सरकार ये सखी सरवर का मजार है जो आज से 300 साल पहले यहाँ तशरीफ लाए, यहाँ के लोगों की सारी जिंदगी खिदमत करते रहे। हिंदू कैप्टन ने मजार की चादर को एक तरफ से थोड़ा सा उठाकर देखा। ये कमांडो अली की खुशकिस्मती थी कि वो इस तरफ कब्र के साथ नहीं लेटा था, बल्कि दूसरी तरफ कब्र के साथ सांस रोके बिल्कुल सीधा पड़ा था। इसने चादर ऊपर डाल रखी थी। हिंदू कैप्टन ने चादर के नीचे पत्थर की कब्र को देखा और चादर दोबारा कब्र के ऊपर कर दी और बोला, सुनो बाबा, पाकिस्तान के खतरनाक जासूस इस इलाके में कहीं छुपा है। फौज और पुलिस इसकी तलाश में सारे इलाके में फैल गई है। ये पाकिस्तानी जासूस ऊंचे लंबे कद का मजबूत जिस्म वाला नौजवान है। हुकूमत हिंद ने इसकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए का इनाम मुकर्रर कर रखा है। अगर वो इधर आए तो उसे काबू करके हमें इत्तला देना। सामने वाली सड़क के पार हमारा मोर्चा है, समझे? तुम्हें 50,000 रुपए का इनाम और इसके अलावा तारीफी सर्टिफिकेट पे मिलेगा। मुजाविर बिलाल ने कहा, हुजूर आप फिक्र न करें, मुझे इनाम की ख्वाहिश नहीं, एक वफादार हिंदुस्तानी और भारत माता का बेटा होने की हैसियत से मेरा फर्ज है कि मैं इस दुश्मन को पकड़कर हुकूमत के हवाले करूं। हिंदू कैप्टन ने कहा, शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद है। फिर इसने फौजियों को साथ लिया, ट्रक पर सवार हुआ और जिस तरह से आया था उधर चला गया। ट्रक जब मजार के हाथे से निकल गया तो मुजाविर बिलाल बाबा ने मजार की चादर को देखा जो एक तरफ से खिसक गई थी। वो चादर को दुरुस्त करने लगा तो अचानक इसे 2 इंसानी पांव नजर आए। मुजाविर बिलाल बाबा वहां रुक गया। फिर इसने
चादर एक तरफ हटाई। चादर के नीचे कमांडो अली कब्र के साथ चिपटा हुआ लेटा था। कमांडो अली ने मुजाविर बिलाल की बातें सुन ली थी। इसे ये भी पता लग गया था कि हिंदुस्तानी मुसलमान मुजाविर भारतीय हुकूमत का बड़ा वफादार है और इसे गिरफ्तार करके हिंदुस्तानी कैप्टन के हवाले कर देगा। कमांडो अली के पास पिस्तौल वगैरह कुछ ना था, मगर वो कमांडो था और कमांडो बगैर हथियार के दुश्मन पर काबू पा सकता है। कमांडो अली ने एकदम उछलकर मुजाविर बाबा की गर्दन को दबोच लिया। बाबा, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। तुमने हिंदू कैप्टन के साथ जो बातें की वो मैंने सुन ली। तुम हिंदुस्तानी हुकूमत के नमकख्वार हो, वफादार हो। मैं हिंदू हुकूमत का दुश्मन हूँ क्योंकि वो पाकिस्तान की दुश्मन है। इसने पाकिस्तान के वजूद को अभी तक तस्लीम नहीं किया। मैं तुम्हें ये बताते हुए फख्र महसूस करूंगा कि मैं मुसलमान हूँ और जिस पाकिस्तानी जासूस का हिंदू कैप्टन ने तुमसे जिक्र किया मैं वही हूँ। चूंकि तुम मुसलमान हो और ये एक मुसलमान बुजुर्ग का मजार है, इसलिए मैं तुम्हें हलाक नहीं करना चाहता। मुझे सिर्फ यहाँ से फरार होने का कोई रास्ता बता दो, मगर याद रखो अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं एक झटके में तुम्हारी गर्दन के 2 टुकड़े कर दूंगा। मुसलमान मुजाविर ने कलमा शरीफ पढ़ा और कहा, बेटा मेरी गर्दन पाकिस्तान और इस्लाम के लिए हाजिर है। कमांडो अली ने ये सुना तो मुजाविर की गर्दन से अपने मजबूत हाथ अलग किए, मगर अभी तक इसे मुजाविर पर पूरा एतबार न था। इसने कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? अभी तुम हिंदू कैप्टन से कह रहे थे कि तुम भारत माता के वफादार हो और भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते हो। अभी कमांडो अली के मुंह से ये लफ्ज निकले थे कि दरख्तों की तरफ से हिंदू फौजी की आवाज आई, बाबा कहाँ हो तुम? कमांडो अली ने वहां से भागने की कोशिश की तो मुजाविर ने इसे पकड़ा और आहिस्ता से कहा, हर तरफ हिंदुस्तानी फौज है, पकड़े जाओगे, कब्र के साथ इसी तरह लेट जाओ। हिंदू फौजी ने फिर आवाज दी, बाबा क्या तुम मजार पर हो? तो मजार पर क्या कर रहे हो? ठहरो मैं इधर ही आता हूँ। कमांडो अली जल्दी से कब्र के साथ लेट गया। मुजाविर बिलाल बाबा ने इसके ऊपर सब्ज चादर डाल दी और दोनों हाथ इस तरह से ऊपर उठाए जैसे फातिहा पढ़ रहा हो। हिंदू फौजी कब्र के पास आया और बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो। मुजाविर ने जल्दी से मुंह पर हाथ फेरे और बोला, हुजूर मैं मजार पर दुआ मांग रहा हूँ, फरमाएं क्या हुक्म है, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? हिंदू फौजी ने कहा, कैप्टन साहब ने कहा है कि तुम्हारे पास मिट्टी का तेल है तो इस बोतल में डाल दो, हमें इसकी जरूरत है। मुजाविर बोला, हुजूर आइए कोल्ट्री में मैं बोतल भर देता हूँ, जितना जी चाहे ले लें। और मुजाविर बाबा हिंदुस्तानी सिपाही को लेकर कोल्ट्री की तरफ चले गए। इसके जाने के बाद कमांडो अली को ख्याल आया कि अब मौका है इसे वहां से फरार हो जाना चाहिए। रात का वक्त है, वो जंगल के अंधेरे से फायदा उठाकर किसी ना के सही तरफ जरूर निकल सकता है। फिर इससे ख्याल आया कि ये बूढ़ा मुसलमान मुजाविर नेक नीयत लगता है, अगर इसकी नीयत खराब होती तो इसी वक्त हिंदू फौजी को बता सकता था कि पाकिस्तानी जासूस कब्र के साथ लेटा है, इसे गिरफ्तार कर लो, यूं वो 50,000 का इनाम भी हासिल कर लेता। ये सोचकर कमांडो अली वहां पड़ा रहा क्योंकि इस वक्त बहरहाल जंगल में जाना खतरनाक था, क्योंकि सारे जंगल को हिंदू फौज ने अपने घेरे में ले रखा था। मुसलमान मुजाविर इसको पनाह दे सकता था अगर इसकी नीयत खराब नहीं थी तो। 2-3 मिनट के बाद कमांडो अली को मुजाविर की आवाज सुनाई दी, हुजूर किसी और शय की जरूरत हो तो बेशक ले जाना, हम तो भारत माता की फौज के गुलाम हैं, मजार पर दुआ मांगने जा रहा हूँ, मेरी दुआ भी खत्म नहीं हुई। ये कहकर मुजाविर बिलाल मजार पर आया और हाथ उठाकर आहिस्ता से बोला, मेरे बेटे अब तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। अगर वाकई तुम पाकिस्तानी जासूस हो तो फिर मैं तुम्हारे खातिर और इस्लाम की खातिर अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। कमांडो अली के दिल पर मुजाविर की इस बात का गहरा असर हुआ। अभी से पक्का यकीन था कि ये मुसलमान मुजाविर इसका हमदर्द पाकिस्तान और इस्लाम का सच्चा परस्तार है। इसने कब्र के साथ लेटे लेटे चादर में से जरा सा मुंह निकाल कर कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। हिंदू फौजी चला गया। मुजाविर ने आहिस्ता से कहा, अभी इसी तरह कब्र के साथ ही लेटे रहो, यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। हिंदू कैप्टन ने लगता है कि सामने सड़क पर मोर्चा लगा लिया है, मैं देखता हूँ, तुम आवाज मत निकालना। ये कहकर मुजाविर बिलाल ने दोबारा मुंह पर हाथ फेरा, खामोशी से मजार के चबूतरे से उतरकर आराम से चलता इस तरफ गया जहाँ सड़क पर हिंदू फौज ने ट्रक के पास एक छोटा सा तंबू लगाया था। 2 फौजी पहरा दे रहे थे। एक फौजी मिट्टी के तेल का चूल्हा जलाकर चाय बना रहा था। हिंदू कैप्टन वहां से एक खोखे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। इसने मुजाविर बाबा को देखा तो पूछा, बाबा क्या बात है, इधर क्यों आए हो? मुजाविर बिलाल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर मैं ये पूछने आया था कि चाय या चीनी या पत्ती वगैरह की कोई जरूरत हो तो मैं ला दूं, मेरे पास सब कुछ है। हिंदू कैप्टन ने करख लहजे में कहा, नहीं हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, बस इस पाकिस्तानी जासूस का ख्याल रखना, कहीं नजर आ जाए तो यहाँ आकर खबर कर देना। मुजाविर बिलाल ने कहा, हुजूर आप फिक्र न करें, एक बार वो मुझे नजर आ गया तो मैं इसे दबोच लूंगा, भारत माता के दुश्मन को मैं कैसे जिंदा छोड़ दूं। हिंदू कैप्टन ने बेनियाजी से कहा, ठीक है तुम जाओ। मुजाविर बिलाल सलाम करके वापस मजार की तरफ आ गया। इस अरसे में मुजाविर बिलाल ने इस छोटे से फौजी मोर्चे का जायजा ले लिया। वो सीधा अपनी कोठरी में गया। कोठरी में दिया रोशन था, इस दिए को फूंक मार के बुझा दिया। बाहर निकलकर कोठरी का दरवाजा आहिस्ता से बंद किया। दरख्तों के नीचे से होता दूसरी तरफ से मजार की कब्र के पास आकर बैठ गया। बहुत धीमी आवाज में बोला, चुपके से उठकर मेरे पीछे पीछे चले आओ, आवाज न निकालना। ये कहकर मुजाविर बिलाल मजार के चबूतरे की दूसरी तरफ अंधेरे में उतर गया। कमांडो अली ने कब्र की चादर आहिस्ता से हटाई, वो भी चबूतरे से उतरा और मुजाविर बिलाल के पीछे पीछे चल पड़ा। मुजाविर अंधेरे में आगे आगे चल रहा था। चंद कदमों के फासले पर एक पुरानी खंडर की दीवार थी जिस पर जंगली बेल चढ़ी थी। मुजाविर ने बोलने के बजाय कमांडो अली का हाथ पकड़ा, इसे अपने पीछे पीछे चलाता दीवार की दूसरी तरफ झाड़ियों में आकर एक जगह बैठ गया। कमांडो अली वहां बैठ गया। इसने देखा आगे अंधेरे में टूटी फूटी सीढ़ियां नीचे जमीन के अंदर जाती हैं। झाड़ियों को इधर उधर हटाता मुजाविर बिलाल नीचे उतरा और फिर कमांडो अली से कहा, तुम आ जाओ।
कमांडो अली नीचे उतरने लगा। पत्थर की सीढ़ियां जगह जगह से उखड़ी थी। सीढ़ियां खत्म हुई तो मुजाविर ने जेब से माचिस और मोमबत्ती निकालकर मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की धुंधली रोशनी में कमांडो अली को आगे एक सीधा सा चोपचा नजर आया जिसमें पानी भरा था और पानी की सतह पर पत्ते तैर रहे थे। मुजाविर ने कहा, ये सकी सरवर की बाउली है। यहाँ चोपचे के किनारे एक हुजरा बना है। हुजरे में एक बांस की चारपाई पड़ी है। चारपाई के पास मिट्टी का मटका है। मुजाविर बिलाल ने कहा, इस मटके में पानी है। मैं दोपहर की सख्त गर्मी में कभी कभी यहाँ आकर आराम करता हूँ। ये जगह बहुत ठंडी है। तुम यहाँ जब तक चाहो छुप सकते हो। यहाँ तुम्हें कोई नहीं देखेगा। किसी को इस बाउली का नहीं पता। तुम यहाँ आराम करो। मैं तुम्हें आकर सुबह रोटी और चाय दे जाऊंगा। जब हिंदुस्तानी फौज यहाँ से चली जाएगी तो तुम निकल कर जिस तरफ चाहे चले जाना। अब मैं चाहता हूँ मुझे बाहर भी ख्याल रखना है। इन फौजियों का कोई पता नहीं, खोज लगाते लगाते यहाँ ना आ जाए। मैं सुबह आऊंगा। कमांडो अली ने पूछा, रात का क्या बजा होगा? मुजाविर बिलाल ने कहा, थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। मैं बाहर ख्याल रखूंगा। खुदा हाफिज। ये कहकर मुजाविर बाउली की अंधेरी सीढ़ियां चढ़कर बाहर चला गया। वो माचिस और मोमबत्ती अली के पास छोड़ गया। कमांडो अली तो इस किस्म की मुश्किलात का आदी था। वो कमांडो था एक सच्चा मुसलमान, सच्चा पाकिस्तानी। वो सांपों की तरह गार में भी रह सकता था। इसने मोमबत्ती बुझाकर जेब में रखी और चारपाई पर लेट गया। वहां गर्मी जरा भी ना थी। बड़ी खुशगवार ठंडक थी। गहरी खामोशी थी। कमांडो अली बहुत थका हुआ था। इसको नींद आने लगी। अचानक इसकी आंख खुल गई। कमांडो एक आम फौजी और आम इंसान से बड़ा मुख्तलिफ होता है। वो नींद में भी जाग रहा होता है और जाग कर चलते चलते भी अपनी नींद पूरी कर लेता है। वो किसी खतरनाक मिशन पर हो तो बेखबर होकर कभी नहीं सोता। अली की कमांडो हिस्स ने इसे अचानक बेदार किया क्योंकि वो बेखबर होकर सोने लगा था। वो चारपाई पर उठकर बैठ गया। इसको ख्याल आया कि वो चारों तरफ से खतरे में घिरा है। इसकी जान के दुश्मन काफिर, हिंदू फौजी और इंडियन पुलिस के सिपाही इसके खून के प्यासे हैं और उन्होंने शिकारी कुत्तों की तरह इसे हर तरफ से घेरे में ले रखा है। ऐसे हालात में बेखबर होकर सोना जिंदगी को अपने आप मौत के हवाले करने के बराबर है। अगर वो इस किस्म के खतरनाक हालात में भी बेसुध होकर सो गया तो दुश्मन इसके सर पर आन पहुंचेगा। फिर अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद होगा। वो ये नहीं कह सकता था कि मेरी तकदीर में यही लिखा है, क्योंकि एक सच्चा मुसलमान अपनी तकदीर खुद बनाता है। वो अल्लाह और इसके रसूल के सिखाए उसूलों और कुरान की रोशनी में अमल करते मुश्किल हालात को भी आसान बना लेता है। इसलिए कमांडो अली ने दिल में इसे कहा, अली जागते रहो, दुश्मन तुम्हारे सर पर है। कमांडो अली ने सोचना शुरू किया कि ये मुसलमान मुजाविर बिलाल एक सीधा साधा सच्चा मुसलमान और पाकिस्तानी परस्तार है। इसको ये मालूम नहीं हिंदू फौजी कैप्टन ने इसके आसपास अपना मोर्चा लगाया है और इसने अपना कोई ना कोई जासूस फौजी इसके पीछे लगा रखा होगा। अब जब वो सुबह को इसके लिए चाय और रोटी लेकर आएगा तो हो सकता है कोई फौजी जासूस इसका ताकुब करे कि मुजाविर कहाँ जाता है। अब कमांडो अली कैसे सो सकता था? वो बाउली की अंधेरी सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर खुली फिजा में आया। रात ढलने लगी थी। मशरक की तरफ आसमान पर सुबह सवेरे की नीली नीली रोशनी उभरी। कमांडो अली एक तरफ चुप कर बैठ गया। दूसरी तरफ हिंदू कैप्टन बड़ा चालाक था। इसने बूढ़े मुजाविर की बातों पर तो यकीन कर लिया, मगर एक हिंदू फौजी को बुलाकर हुक्म दिया, सुबह होते ही मुजाविर की निगरानी करो, ये कहाँ कहाँ जाता है। चुनांचे जब दिन निकला तो मुजाविर बिलाल ने कोठरी के अंदर ही आग जलाकर रोटी पकाई, चाय बनाकर एक गिलास में डाली और कोठरी से बाहर निकल आया। इधर उधर देखा तो इसे कोई नजर न आया। मुजाविर बहुत सीधा साधा आदमी था, मगर ये उसका वहम था। हिंदू फौजी दरख्तों के पीछे छुपाए से देख रहा था। जो ही मुजाविर बिलाल रोटी और चाय लेके कमांडो अली की खुफिया पनाहगाह की तरफ चला, ये हिंदू फौजी भी इसके पीछे पीछे चल पड़ा। हिंदू फौजी ने पिस्तौल अपने हाथ में पकड़ रखा था। वो देखना चाहता था कि ये मुजाविर सुबह सुबह रोटी और चाय किस लिए ले जा रहा है। मुजाविर मजार के पीछे आकर बाउली की पुरानी दीवार के पास रुक गया। हिंदू फौजी जल्दी से एक तरफ झाड़ियों में छुप गया। जब बूढ़े मुजाविर को यकीन हो गया कि वहाँ कोई दूसरा शख्स नहीं तो वो झाड़ियों को हटाकर सीढ़ियां नीचे उतरा। नीचे बाउली किनारे हुजरे का दरवाजा खुला था, मगर चारपाई खाली थी। वहाँ कमांडो अली नहीं था। मुजाविर बिलाल ने आहिस्ता से आवाज दी, बेटा तुम कहाँ हो? अचानक पीछे से हिंदू फौजी ने मुजाविर बिलाल पर पिस्तौल तान लिया और कहा, यहाँ खड़े रहो बुड्ढे, मैं जानता था तुम पाकिस्तानी जासूस के लिए चाय और रोटी लेकर आए हो। ये हिंदुस्तानी सिपाही की बेवकूफी थी। इसे चाहिए था वो कमांडो अली के जाहिर होने का इंतजार करता, मगर ये एक मामूली हिंदू फौजी था। इसमें इतनी अकल कहाँ थी? इसने वही मुजाविर को गिरफ्तार करने का फैसला किया। इसका ख्याल था कि इसने पाकिस्तानी जासूस के ठिकाने का पता लगा लिया। वो इस पर बहुत खुश था। मुजाविर बिलाल ने अपने पीछे हिंदू फौजी को पिस्तौल लिए देखा तो वही रोटी और चाय जमीन पर रख दी और हाथ बांध कर बोला, हुजूर मैं तो अपने बीमार भाई को चाय देने आया था। हिंदू फौजी ने कड़क कर कहा, अभी पता चल जाएगा वो तुम्हारा बीमार भाई है कि पाकिस्तानी जासूस। चलो कैप्टन साहब के पास, हाथ ऊपर उठाओ चलो। मुजाविर बिलाल मजबूर था। इसने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और बाउली की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जो ही हिंदू फौजी इसके पीछे चलने लगा, अचानक फौजी की गर्दन पर किसी ने जोर से हाथ मारा। फौजी के हाथ से पिस्तौल गिरा। वो खुद मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। ये कमांडो अली था जो पीछे से आ गया। कमांडो ने गिरते हुए हिंदू फौजी को गर्दन से पकड़ा, इसे अपने बाजुओं के शिकंजे में जकड़ लिया। इतनी जोर से झटका दिया कि हिंदू फौजी की गर्दन का मनका टूट गया। इसकी गर्दन कमांडो अली के बाजुओं में लटक गई। मुजाविर बिलाल ने घबरा कर कहा, बेटे तुमने इसे मार डाला? कमांडो अली ने कहा, हाँ बाबा, अगर मैं इसे ना मारता तो ये तुम्हें हलाक कर डालता और फिर मैं भी ना बचता। मुजाविर बिलाल जल्दी से सीढ़ियों की तरफ गया। ऊपर देखकर कहने लगा, मगर इसे जरूर हिंदू कैप्टन ने मेरे पीछे भेजा है। अगर ये वापस ना गया तो इसकी तलाश में यहाँ आएगा। कमांडो अली ने कहा, इस लाश को किसी ऐसी जगह फेंक रहा है जहाँ से किसी को इसका ना पता चले। मुजाविर बोला, ठीक है, इसे उठाकर मेरे साथ आओ। कमांडो अली ने हिंदू फौजी की स्टेन गन अपने पास रखी। इसकी लाश कंधे पर उठाई। इस वीरान बाउली में एक कोने की तरफ ऐसा कुआं था जो बहुत तंग था। इसके एक सीधे पाइप की तरह वो जमीन के अंदर चला गया। मुजाविर ने कहा, इस लाश को अंधे कुएं में फेंक दो, यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा।
कुएं में अंधेरा था। कमांडो अली ने हिंदू फौजी की लाश को वहीं कुएं में फेंक दिया और कुएं से हल्की सी आवाज आई, फिर खामोशी छा गई। अली ने करीब ही एक पत्थर की सिल उठाकर कुएं के ऊपर रख दी ताकि लाश के गलने सड़ने की बदबू बाहर न आए। बाबा, अब आप मुझे यहाँ चाय वगैरह देने न आए, मैं खुद रात को करीब आपकी कोठरी में आ जाऊंगा, क्योंकि हिंदू कैप्टन अपने फौजी की गुमशुदगी के बाद आपकी निगरानी मजीद सख्त कर देगा। मुजाविर बिलाल कहने लगा, तुम मेरी फिक्र न करो, मेरी जान इस्लाम और पाकिस्तान के लिए हर वक्त हाजिर है। कमांडो अली ने कहा, बाबा मुझे आपके जज्बे की बहुत कदर है, लेकिन हमें अपनी जान की हिफाजत करनी है ताकि हम अपने मिशन को मुकम्मल करें और पाकिस्तान और इस्लाम की खिदमत करें। अब तुम कोठरी में जाके आराम करो, दिन की रोशनी होने वाली है। मुजाविर बिलाल बाउली के गार से निकलकर अपनी कोठरी में आया। हिंदू कैप्टन सड़क के पास मोर्चे पर यानी निगरानी की चौकी पर सड़क के ऊपर बैठा चाय पी रहा था। एक फौजी ने आकर सलूट मारा और कहा, सर लांस नाइक प्रसाद अभी तक नहीं आया। हिंदू कैप्टन ट्रक से बाहर आया। प्रसाद इसी हिंदू फौजी का नाम था जिसको कमांडो अली ने कत्ल करके इसकी लाश को कुएं में फेंक दिया। कैप्टन ने कहा, लांस नाइक को तलाश करो। दोपहर 12 बजे तक हिंदू फौजी को सारे जंगल में तलाश किया गया, मगर वो कहाँ मिलता। हिंदू कैप्टन ने दूसरे फौजी से कहा, इस मुजाविर की निगरानी मजीद सख्त कर दो, ये जहाँ भी जाए इसका पीछा करो। मुझे लगता है हमारे फौजी जवान को इस पाकिस्तानी जासूस ने हलाक किया है। हिंदू फौजियों ने मजार सखी सरवर के आसपास सारी जगह की तलाशी ली, मगर तंगो तारीख बाउली का रास्ता झाड़ियों के पीछे छुपा था। इस तरफ किसी का ख्याल ना गुजरा। कमांडो अली बाउली के अंदर हुजरे में छुपा बैठा था। इसी रात जब इलाके में अंधेरा और खामोशी छा गई तो कमांडो अली हालात का जायजा लेने बाउली से निकला। अंधेरे में फूंक फूंक कर कदम उठाता मुजाविर की कोठरी की तरफ चला। वो झाड़ियों और दरख्तों के पीछे झुक झुक कर चल रहा था। इसने दरख्तों की तरफ एक इंसानी साय को हरकत करते देखा, फिर किसी की आवाज सुनी। ये फौजी थे जो आपस में बातें करते वहां पहरा दे रहे थे। कमांडो अली रुक गया। इसने झाड़ियों के पीछे अंधेरे में आंखें फाड़ कर दोनों हिंदू फौजियों को देखा। दोनों फौजी मुजाविर की कोठरी के करीब आकर रुक गए। एक ने झुककर कोठरी के दरवाजे के सुराख से अंदर झांका, फिर अपने साथी को कुछ कहा और इस तरफ निकल गए जिधर से सड़क पर इनकी चौकी बनी थी। फौजी ट्रक खड़ा था। कमांडो अली दबे पहुंच चलकर कोठरी के पास आया। आहिस्ता से दस्तक दी। मुजाविर जाग रहा था। इसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। कमांडो अली ने जल्दी से अंदर दाखिल होने की। मुजाविर बिलाल ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगाते कहा, अभी दो फौजी इधर उधर फिर रहे थे। कमांडो अली ने धीमी सरगोशी में कहा, मैंने उन्हें देख लिया है, वो सड़क की तरफ चले गए हैं। कमांडो अली ने मुजाविर बिलाल से सूरत हाल के बारे में पूछा तो इसने बताया, अभी तक सारे इलाके में फौज मौजूद है। उन्होंने जंगल से शहर की तरफ जाने वाले सारे रास्तों पर नाकाबंदी की हुई है। तुम्हारा निकलना खतरनाक हो सकता है, अभी तुम्हें छुपे रहना चाहिए। कमांडो अली चारपाई पर बैठा कुछ सोच रहा था। वो वहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था। इसी तरह बगैर किसी मकसद के छुपे रहना इसे पसंद न था। वो जल्द से जल्द जम्मू और कश्मीर मुसलमान सरफरोशों के पास पहुंचकर पाकिस्तान के लिए किसी दूसरे मंसूबे पर काम करना चाहता था, लेकिन इसे एहसास था फौज की मौजूदगी में इसका वहां से निकलना मुश्किल है। इसने मुजाविर बिलाल से रोटी और अचार लिया और जिस तरह आया था उसी तरह छुपता छुपाता वापस अपनी पनाहगाह में चला गया। दूसरे दिन भी गुमशुदा हिंदू फौजी ना मिला तो हिंदू कैप्टन ने मुजाविर को पकड़ लिया। इसको अजियत देना शुरू की। इसे दरख्त के साथ लटका दिया गया। हिंदू कैप्टन ने पिस्तौल से मुजाविर के सर पर ज़रबे लगाई और कहा, मैं जानता हूँ तुम पाकिस्तानी जासूसों से मिले हो। तुम जानते हो हमारा फौजी जवान कहाँ है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फौरन बता दो वो फौजी जवान कहाँ है, इसे किसने अगवा किया। मुजाविर बिलाल सख्त तकलीफ में था। वो उल्टा लटक रहा था। ऊपर से हिंदू कैप्टन इसके सर पर पिस्तौल के दस्ते से हल्की हल्की ज़रब लगा रहा था। इससे गिड़गिड़ाकर कहा, हुजूर मुझे माफ कर दे, मैं किसी पाकिस्तानी जासूस को नहीं जानता, मुझे छोड़ दे, मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन हिंदू कैप्टन ने अजियत और तशद्दुद जारी रखा, यहाँ तक कि मुजाविर बिलाल की चीखें बुलंद होने लगी। इन चीखों की आवाज कमांडो अली ने सुनी तो जल्दी से बाउली के हुजरे से निकलकर ऊपर जंगल में आया। वो एक जगह छुप गया। इसने देखा सूरज गुरूब हो रहा था। इसकी रोशनी में एक दरख्त के साथ बूढ़े मुजाविर को उल्टा लटका दिया गया और हिंदू कैप्टन इसकी खोपड़ी पर पिस्तौल के दस्ते से ज़रब लगा रहा था। कमांडो अली को सख्त गुस्सा आया, मगर वो खून के घूंट पी गया। वो फौज की पूरी कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकता था। इससे मुजाविर पर जुल्म होते भी न देखा गया। ये बेगुनाह शख्स महज इसलिए जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि वो मुसलमान था और पाकिस्तान से मोहब्बत करता था। कमांडो अली वापस अपनी बाउली के हुजरे में आया। इसका ज़हन तेजी से काम कर रहा था। आखिर इसने एक फैसला किया। रात का अंधेरा छाने लगा। कमांडो अली के पास सिर्फ एक स्टेन गन थी जो इसने इस हिंदू फौजी से हासिल की। जब रात का अंधेरा खूब गहरा हो गया और जंगल में मौत का सन्नाटा छा गया तो कमांडो अली हाथ में स्टेन गन लिए बाउली के जमीन हुजरे से निकलकर ऊपर जंगल में आया। सबसे पहले वो हर तरफ से चौकस रहकर मुजाविर की कोठरी के पास पहुंच गया। मुजाविर की कोठरी का दरवाजा खुला था। अंदर से मुजाविर के कराहने की आवाजें आ रही थी। कमांडो अली रेंगता कोठरी में आया। बूढ़े मुजाविर को शदीद तकलीफ की हालत में इसने चारपाई पर पड़े देखा। कमांडो अली ने इसके मुंह में पानी डाला। मुजाविर ने आंखें खोल दी। कमांडो अली ने कहा, बाबा मुझे बड़ा दुख है कि मेरी खातिर तुम ये जुल्म सहते रहे। मुजाविर बिलाल ने खुश्क कमजोर आवाज से कहा, बेटा अली ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं दुनिया की दौलत के लिए नहीं बल्कि इस्लाम और पाकिस्तान के एक कमांडो सिपाही को बचाने के लिए तकलीफ सह रहा हूँ। कमांडो अली ने कहा, बाबा क्या तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से किसी दूसरी जगह जा सकते हो। मुजाविर ने कमजोर आवाज से कहा, मैं मजार को छोड़कर नहीं जाना चाहता। कमांडो अली ने कहा, बाबा मैं एक खास एक्शन शुरू कर रहा हूँ, इसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी को सख्त खतरा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाओ। मुजाविर बिलाल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मैं बेंगलोर में अपने छोटे भाई के पास चले जाता
चाहता हूँ। हिंदू कैप्टन मुझसे तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ मालूम करने की कोशिश दोबारा जरूर करेगा। अब वो मुझसे काफी हद तक तो ना उम्मीद है और मुझे जाने की इजाजत भी शायद दे ही दे। कमांडो अली ने कहा, अब बस तुम सुबह होते ही यहाँ से चले जाओ। कल मैं कमांडो एक्शन शुरू करने वाला हूँ। अब यहाँ मैं ज्यादा देर तक कैद नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से फरार होना है। ये कहकर कमांडो अली वापस अपनी कमीनगाह में आ गया। दूसरे दिन भी वो बाउली के हुजरे पे पड़ा था। जब रात हो गई तो इसने वहाँ बाउली के चौपचे से पानी से वजू किया, 2 नफिल पढ़े, खुदा की हुजूर अपने मुल्क की सरबुलंदी की दुआ की, स्टेन गन बगल में लटकाई, दिल में अल्लाह अकबर और या अली मदद का नारा लगाया और बावली की अंधेरी सीढ़ियों से बाहर निकल आया। अब वो पूरा कमांडो बन चुका था, हर तरफ से चौकस होशियार था। अंधेरे में इसकी आंखें चीते की आंखों की तरह चमक रही थी। फिजा में हर किस्म के खतरे की बू सूंघ सकता था। अंधेरे में झाड़ियों के पीछे दबे कदमों चलता इस तरफ निकल गया जहां मुजाविर की कोठरी थी। कोठरी पर ताला था। इसे इत्मीनान था कि सरफरोश और सच्चा मुजाविर मुसलमान वहां से जा चुका है। कमांडो अली ने अपना रुख हिंदू फौज की चौकी की तरफ किया। चंद कदम चलने के बाद वो जमीन पर लेट गया और रिंग रिंग कर चलने लगा। इसे फौजी ट्रक नजर आया जिसके बाहर मिट्टी के तेल की लालटेन जल रही थी। 2 फौजी बैठे चाय पी रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। कमांडो अली खूंखार मगर बेहद होशियार चीते की तरह रेंगता इनके पीछे एक दरख्त के पास आकर रुका। फिर इसने जमीन से एक पत्थर उठाकर दरख्त पर मारा। इसकी आवाज पर फौजी चौकन्ने हो गए। दोनों हिंदू सिपाही उठ खड़े हुए। एक ने दूसरे से कहा, तुम इसी जगह रहो, मैं जाकर देखता हूँ ये आवाज कैसी थी। हिंदू सिपाही कमांडो अली जहां छुपा था इस तरफ बढ़ा। इसने अपनी स्टेन गन हाथ में पकड़ रखी थी, झुक कर चल रहा था। कमांडो अली भी इसका इस्तेकबाल करने के लिए तैयार था। इसने मुनासिब पोजीशन इख्तियार की। जो ही सिपाही एक दरख्त के करीब से गुजरा, कमांडो अली ने पीछे से इसकी गर्दन पर अपना बाजू डालकर जबरदस्त झटका दिया। ये दोनों काम कमांडो अली ने इतनी तेजी और फुर्ती से किए कि जितनी देर में आदमी अपनी पलक झपकता है, यही एक कमांडो का कमाल होता है। और इसे तरबियत दी जाती है कि दुश्मन की गर्दन को इतनी जल्दी अपने शिकंजे में लेकर तोड़े कि इसे पता भी न चले, इसके हलक से कोई आवाज भी न निकले। दूसरे लम्हे हिंदू सिपाही कमांडो अली के बाजुओं में लटक गया। इसकी गर्दन की हड्डी एक जगह से टूट गई। अली ने लाश को दरख्त की एक तरफ डाल दिया। कमांडो अली ने अंदाजा लगाया कि मोर्चे में सिर्फ ये दोनों सिपाही हैं। हिंदू कैप्टन या तो ट्रक के अंदर सो रहा है या फिर वहां पर नहीं। दूसरा सिपाही ट्रक के पास इसी तरह टेंशन खड़ा था। इसका साथी वापस ना आया तो इसने से आवाज दी। जब कोई जवाब ना आया तो ये दूसरा सिपाही एकदम चौकस हो गया। स्टेन गन ताने तेज तेज कदमों से दरख्त की अंदर की तरफ बढ़ा। इसका पूरा बंदोबस्त कमांडो अली ने पहले से कर रखा था। जो ही दूसरा हिंदू सिपाही एक खास जगह पहुंचा, कमांडो अली ने पीछे से पूरी ताकत से स्टेन गन का दस्ता इसकी खोपड़ी पर मार दिया। ये जर्ब इतनी शदीद थी कि सिपाही चकरा गया। स्टेन गन इसके हाथ से छूट गई और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। वो गिरने से पहले ही मर चुका था। कमांडो अली ने इसकी गर्दन को अपने हाथ में दबोचा कि आवाज ना निकले, मगर आवाज कहां से निकलती। ये दूसरा हिंदू फौजी पहले ही खत्म हो गया। इसकी खोपड़ी के पीछे से खून बुरी तरह बह रहा था। कमांडो अली ने लाश को वहीं छोड़ा। 2-3 छलांगे लगाकर मोर्चे के पास फौजी ट्रक के पीछे आकर पोजीशन लेकर लेट गया। स्टेन गन का रुख ट्रक की तरफ था। हो सकता था कि अंदर से हिंदू कैप्टन निकले, मगर वहां गहरी खामोशी थी। तब कमांडो अली उठा, पीछे एक नजर डाली, सड़क के सामने की जानिब देखा। एक छोटी सड़क थी, जंगल से निकलकर सरंगापटम के शहर की बड़ी सड़क से आगे जाकर मिलती। कमांडो अली झुका एक एक कदम उठाता ट्रक के पीछे आया। इसने अंधेरे में झांक कर देखा। ट्रक अंदर से खाली था। अंदर सिर्फ एक फौजी चारपाई बिछी थी जिसको फौजी जबान में कैंप काट कहते हैं। ये स्ट्रेचर की तरह की चारपाई होती है जो दोहरी भी हो जाती है। एक तरफ लकड़ी के 2 खोखे पड़े थे जिनमें गालिबन असलहा था। कमांडो अली ट्रक के सामने आया। मट्टी के तेल की लालटेन को इसने जल्दी से बुझाया। अब वहां बिल्कुल अंधेरा था। कमांडो अली अब वहां से निकल जाना चाहता था, वहां से फरार होने के लिए। इसके जहन में एक स्कीम थी। फौजी ट्रक खाली था, अगर ये बड़ा ट्रक था, मगर कमांडो अली के लिए मजबूरी थी। वो यही ट्रक लेकर वहां से निकलना चाहता था। अब इसने मरे हुए हिंदू फौजी की वर्दी उतार कर पहनी ताकि कोई दूसरा इस पर शक न करे और वो आसानी से शहर से निकल जाए। कमांडो अली तेज तेज कदमों से चलता हिंदू फौजी की लाश के पास आया जिसकी इसने गर्दन तोड़ी थी क्योंकि इसकी वर्दी पर खून के निशानात न थे। अली ने जल्दी से अपने कपड़े उतारकर इस फौजी की वर्दी पहनी, बूट भी पहन लिए जो इसे जरा तंग थे, मगर इसने कोई परवाह न की। अब वो पूरा हिंदुस्तानी फौजी था। सर पर हिंदुस्तानी फौज की कलफी टोपी पहन ली। कमांडो अली हिंदुस्तानी सिपाही बना, मशीन गन गले में लटकाए, जल्दी से ट्रक के पास आया। ट्रक का दरवाजा खोलकर वो ड्राइवर की सीट पर बैठा। इसे ट्रक स्टार्ट कर दिया। ट्रक को बैक करके मोड़ने लगा था। आगे सामने से एक फौजी जीप तेजी से आकर इसके सामने रुकी। इसमें हिंदू कैप्टन बाहर निकला। इससे गुस्से से चीख कर पूछा, जानकी, इस ट्रक को कहां ले जा रहे हो? हिंदू कैप्टन यही समझ रहा था कि ट्रक में इसके फौज का सिपाही बैठा है। कमांडो अली के लिए ये बड़ी ही नाजुक घड़ी थी, मगर वो तैयार था, हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार। इसे मालूम हो गया कि वहां आसपास कोई दूसरा सिपाही नहीं। कमांडो अली ने ट्रक के इंजन को बंद ना किया। इसका शोर कमांडो अली के अगले एक्शन के लिए जरूरी था। हिंदू कैप्टन ने चीख कर कहा, जानकी, ट्रक का इंजन बंद कर दो। हिंदू कैप्टन इस वक्त कमांडो अली की निशाने की जद में था। अली छलांग लगाकर ट्रक से बाहर निकला। स्टेन गन का रुख बिजली की तेजी से हिंदू कैप्टन की तरफ किया और इसने फायरिंग स्टार्ट कर दी। स्टेन गन की नाली ने शोले उगले। गोलियों का पूरा बर्स्ट हिंदू कैप्टन के सीने को छन्नी कर गया। हिंदू कैप्टन को कभी वहम भी नहीं हो सकता था कि इसके अपने फौजी ट्रक में से इस पर फायरिंग होगी। इसकी आंखें खुली की खुली थी। वो पेट पकड़कर मुंह के बल गिरा पड़ा था। कमांडो अली ने ट्रक को छोड़ दिया, लपक कर कैप्टन की जीप में सवार हुआ, इसे स्टार्ट किया, वापस मोड़ा, पूरी रफ्तार से इसे शहर सरंगापटम जाने वाली सड़क पर डाल दिया। रात के 10-11 बजे का वक्त था। कमांडो अली फौजी जीप को तेजी से चला रहा था। वो जल्द अज जल्द इस शहर से निकलना चाहता था क्योंकि इसे मालूम था कि फौजियों के कत्ल का राज फाश हो जाएगा। फिर जगह जगह टेलीफोन और
सिग्नल कर दिए जाएंगे। इसे सड़क पर किसी भी जगह रोक कर पुलिस पकड़ लेगी। शहर की सड़कें खाली थी मगर रोशन थी, मकानों और इमारतों में भी रोशनी थी। एक मोड़ घूमकर कमांडो अली दूसरी सड़क पर आया। इसका दिल जोर से धड़का। सड़क पर आगे बांस के लंबे डंडे की रुकावट लगी थी और 2 फौजी गाड़ियां मौजूद थीं। 2 फौजी सड़क के दरमियान गश्त करके जीप को रुकने का इशारा कर रहे थे। इतना वक्त नहीं था कि कमांडो अली जीप को वापस मोड़ता। अगर वापस मोड़ कर भागता तो यहाँ भी फौजी इसका ताक़ुब करते, इस पे गोलियां चलाते। कमांडो अली ने सोचा वो फौज की वर्दी में है, इस पे कोई शक नहीं करेगा। इसने रुकावट के करीब जाकर जीप रोक दी। एक सिख फौजी ने करीब आकर पूछा, तुम कैप्टन की जीप लेकर कहाँ जा रहे हो? कमांडो अली ने कहा, सर मैं इनके घर से इनकी ऐनक लेने जा रहा हूँ। कैप्टन साहब ऐनक घर भूल आए हैं। सिख फौजी ने जीप पे झांक कर देखा। ये बात कमांडो अली को मालूम न थी कि कैप्टन की ऐनक जीप में बिल्कुल इसके सामने डैशबोर्ड पर पड़ी है। सिख फौजी ने कहा, ओए ऐनक तो सामने पड़ी है, तुम कौन सी ऐनक लेने जा रहे हो? कमांडो अली ने फौरन कहा, ये दूर की ऐनक है सर, मैं साहब की करीब की ऐनक लेने जा रहा हूँ। सिख फौजी ने कहा, उतरकर हमारे कैप्टन साहब को रिपोर्ट करो। कमांडो अली जानता था कि अगर वो उतरकर वहां किसी फौजी यूनिट के कैप्टन के पास गया तो इसका भाड़ा फूट जाएगा। इसने कहा, ठीक है सर, मैं गाड़ी एक तरफ कर लूं। कमांडो अली ने जीप को थोड़ा सा पीछे किया। इसे एक तरफ लगाने के बजाय एकदम पहला गियर लगाकर एक्सीलेटर दबा दिया। जीप के पहियों की चीख की आवाज निकली और वो तेजी से सामने सड़क पर लगे। बांस को तोड़कर आगे निकल गई। इसे अपने पीछे सीटी की आवाज और फिर फायर की आवाज सुनाई दी। सिख फौजी ने सीटी बजाने के बजाय इस पर फायर कर दिया। कमांडो अली ने खुली सड़क पर जीप को फुल स्पीड पर छोड़ दिया मगर सिख फौजी भी अपनी जीप में 2 हिंदुस्तानी सिपाहियों को बैठाकर कमांडो अली की जीप के पीछे लग गया। इस चौकी पर से शहर की दूसरी चौकियों को सिग्नल दे दिए गए कि एक फौजी जो पाकिस्तानी जासूसी हो सकता है हिंदुस्तानी फौज की जीप में सवार होने में कामयाब हो गया है, इसे फौरन जिंदा पकड़ा जाए। कमांडो अली को बहुत जल्द मालूम था कि इसके पीछे एक फौजी जीप इसका ताक़ुब कर रही है। पीछे से इसकी जीप पर राइफल का फायर हुआ। गोली जीप के एक तरफ के साइड शीशे को तोड़कर निकल गई। कमांडो अली का जहन बिजली की तेजी से काम कर रहा था। अब इसे क्या करना है? वो ज्यादा दूर तक अपने आप को महफूज न रख सकता था। किसी न किसी मोड़ पर इसके पकड़े जाने का खतरा था। इसने कुछ सोचकर जीप को शहर से बाहर ले जाने के बजाय शहर के अंदर डाल दिया। शहर के अंदर की सड़कें ज्यादा चौड़ी नहीं होती, कहीं कहीं दुकानें खुली थी। ये 5 सिगरेट की दुकानें थी। सिख फौजी बराबर उसका पीछा कर रहा था। किसी वक्त कमांडो अली की जीप पर फायर करता। अचानक सिख फौजी की एक गोली पीछे से आकर कमांडो अली के जीप के टायर को लगी। जीप की रफ्तार तेज थी, वो कंट्रोल से बाहर होने लगी और डगमगाने लगी। कमांडो अली ने बड़ी ही मुश्किल से इसे संभाला। जीप एक छोटे से बाजार में अपने आप घूम गई और साथ ही एक तरफ को झुक गई। कमांडो अली जीप से कूदा और छोटे से बाजार में भागने लगा। इसे अपने पीछे जीप की आवाज आई। सिख फौजी जीप लेकर इसके ताक़ुब में था। कमांडो अली का बचना मुश्किल था। बाजार रात के वक्त सुनसान था। बाजार बाईं तरफ घूम गया। कमांडो अली एक गली में घुस गया। सिख फौजी ने जीप खड़ी कर दी। अपने सिपाहियों को लेकर कमांडो अली के पीछे दौड़ा। कमांडो अली ने गली में दाखिल होकर गलती की थी। इसका एहसास इसे इस वक्त हुआ जब इसने देखा आगे गली बंद है। इसे कुछ न सूझा। एक बिल्डिंग का दरवाजा खुला था। वो इसमें दाखिल होकर धड़ धड़ सीढ़ियां चढ़ता बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर आया। दूसरी मंजिल की सीढ़ियों में एक ही खिड़की थी, वो दूसरी तरफ खुलती थी। कमांडो अली ने झांक कर देखा, दूसरी तरफ एक गली थी जहां कूड़े करकट वाला एक ट्रक खड़ा था। कमांडो अली ने इसमें छलांग लगाई। छलांग लगाने के फौरन बाद वो ट्रक से निकलकर गली में दौड़ने लगा। सिख फौजी भी सिपाहियों के हमरा इसके पीछे ही बिल्डिंग की खिड़की से कूद गया था। अचानक गली मुड़ते हुए कमांडो अली की नजर मस्जिद के मीनारों पर पड़ी। मस्जिद छोटी थी, इसका लोहे का दरवाजा बंद था। एक तरफ दीवार छोटी थी। कमांडो अली दीवार से छलांग लगाकर मस्जिद में आया। इस अफरा तफरी में भी कमांडो अली को मस्जिद की हुर्मत का एहसास था। इसने 1 सेकंड में अपने जूते उतारकर बगल में दबाए और मस्जिद के बड़े कमरे की तरफ भागा। वहां मस्जिद का हुजरा था जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर रोशनी हो रही थी। कमांडो अली बेधड़क अंदर घुस गया। एक लंबी दाढ़ी वाले मौलवी साहब बिजली की रोशनी में चारपाई पर बैठे एक किताब पर कुछ लिख रहे थे। कमांडो अली ने जाते ही कहा, मैं मुसलमान हूँ, काफी पीछे लगे हैं, मुझे कहीं छुपा लें, मैं सब कुछ आपको बाद में बता दूंगा। मौलवी साहब के दिल पर इसकी बात का गहरा असर हुआ। उन्होंने हुजरे के पिछले दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, इसके पीछे तबेले में गाय का चारा पड़ा है, इसमें जाकर छुप सकते हो तो छुप जाओ। अली ने लपक कर हुजरे का दूसरा दरवाजा खोला। पीछे अंधेरे में एक गाय खड़ी इसे नजर आई। इसके पास ही कोने में सब चारे का ढेर रखा था। कमांडो अली इस चारे में घुस गया और अपने आप को अच्छी तरह इसमें छुपा लिया। मौलवी साहब ने उठकर दरवाजे को कुंडी लगा दी। खुद हुजरे से निकलकर मस्जिद के सहन में आए। वो कुछ सोचकर सहन में आए थे। इतने में बाहर गली में सिख फौजी आया। इसके साथ 2-3 हिंदू फौजी थे। सिख फौजी ने मौलवी साहब की तरफ देखा और कहा, दरवाजा खोलो, हम एक पाकिस्तानी जासूस की तलाश में हैं, हम मस्जिद की तलाशी लेंगे। मौलवी साहब ने कहा, मैंने एक नौजवान को गली में आगे की तरफ भागते हुए देखा है, वो फौजी वर्दी में था। ये बहुत बड़ी निशानी थी। सिख फौजी ने अपने साथी सिपाहियों से कहा, तुम आगे जाकर इसे पकड़ो, मैं मस्जिद की तलाशी लेता हूँ। फिर इसने मौलवी साहब से कहा, मौलवी जी मैं तलाशी जरूर लूंगा, हो सकता है पाकिस्तानी जासूस यहाँ कहीं छुपा हो, आपको इसका इल्म न हो। मौलवी साहब ने कहा, जरूर तलाशी लें, लेकिन ये मस्जिद है, जूता उतार दें। सिख फौजी ने जूता वहां उतार दिया। मस्जिद के सहन में दाखिल हुआ। मौलवी साहब ने मस्जिद का लोहे का छोटा दरवाजा खोल दिया। सिख फौजी ने मस्जिद के बड़े कमरे में देखा। फिर मौलवी साहब से कहा, मैं आपके हुजरे की तलाशी लूंगा। मौलवी साहब बोले, सरदार जी अगर कोई पाकिस्तानी जासूस मेरे हुजरे में होता तो मैं इसे खुद आपके हवाले कर देता। सिख फौजी ने कहा, ठीक है मगर मैं तलाशी लूंगा। मौलवी साहब बोले, ठीक है, मुझे क्या एतराज है, ले लीजिए तलाशी। सिख मौलवी साहब के हुजरे में दाखिल हुआ। मौलवी साहब इसके पीछे पीछे थे। सिख ने बल्ब की रोशनी में एक एक चीज को देखा। चारपाई के नीचे भी देखा, फिर दूसरे दरवाजे की तरफ देखकर पूछे, दरवाजा किधर खुलता है? मौलवी साहब ने कहा, इधर एक तबेला है जहाँ मेरी गाय बंधी है।
बे शक इसकी भी तलाशी ले ले, मैं दरवाजा खोले देता हूँ। इस साफ गोई का सिख पर बहुत असर हुआ। इसने कहा नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, हमें आपकी जुबान पर यकीन है। ये कहकर सिख फौजी ने यूं ही दरवाजा खोलकर तबेले में बंधी गाय पर एक नजर डाली और हुजरे से बाहर निकल आया। मौलवी साहब की जान में जान आई। सिख मस्जिद से बाहर निकलते बोला, याद रखो एक बड़ा ही खतरनाक पाकिस्तानी जासूस जेल तोड़कर कई लोगों को कत्ल करने के बाद मफरूर हुआ है। वो इस वक्त फौजी वर्दी में है। अगर इधर आया तो फौरन पुलिस को इत्तला देना। मौलवी साहब ने सुकून के साथ कहा, जरूर इत्तला दे दूंगा। जब सिख फौजी वहां से चला गया तो मौलवी साहब भागकर तबेले में गए। कमांडो अली को चारे के ढेर से बाहर आने को कहा। कमांडो अली सर झाड़ता बाहर निकला। मौलवी साहब कहने लगे, मियां मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ छुपाया था कि तुमने कहा मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत मेरा फर्ज है। सिख और दूसरे फौजी यहाँ आए थे, वो चले गए, अब तुम भी यहाँ से चले जाओ। मैं इससे ज्यादा खतरा मोल नहीं ले सकता, मुझे इसी शहर में रहना है। कमांडो अली ने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा किया और बोला, मुझे ये बताइए मैं यहाँ से किसी दूसरे शहर में कैसे जा सकता हूँ। मौलवी साहब समझ गए कि यही हिंदुस्तानी फौज का बगोड़ा मुसलमान फौजी है और किसी वजह से फौज से भाग गया है। मगर जब सिख फौजी ने बताया कि ये पाकिस्तानी जासूस है तो मौलवी साहब को फिर भी यकीन न आया था। उन्होंने कमांडो अली से पूछा, तुम फौज से क्यों भागे हो? कमांडो अली ने पूछा, सिख फौजी ने आपको बता दिया होगा कि मैं कौन हूँ। मौलवी साहब बोले, हाँ इसने कहा था तुम पाकिस्तानी जासूस हो, पर मुझे यकीन नहीं आता। मैं जासूस तो नहीं हूँ, मगर पाकिस्तानी मुसलमान जरूर हूँ। पाकिस्तान और इस्लाम की सलामती के लिए काम कर रहा हूँ। मौलवी साहब कमांडो अली का मुंह तकने लगे, तो क्या वाकई तुमने कुछ लोगों को कत्ल किया है? कमांडो अली ने कहा, मैंने काफिरों को हलाक किया है और इस्लाम और पाकिस्तान की सलामती के नाम पर इन्हें कत्ल किया है। मौलवी साहब ने कमांडो अली को गले लगा लिया। इनकी आंखों में आंसू थे। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर फख्र है, तुम मेरे पास आए, मुझे अपनी खिदमत का मौका दिया। मगर ये सारा इलाका हिंदू और सिखों का है, सिर्फ चंद एक घराने मुसलमानों के हैं जिन्होंने ये मस्जिद बनाई है। कमांडो अली को मालूम था फौज इस इलाके को घेरे हुए है, वो बहुत जल्द घर घर तलाशी शुरू कर देगी और साथ ही ये शरीफ मौलवी साहब पकड़ लिए जाएंगे। अली ये नहीं चाहता था कि मौलवी साहब की जिंदगी पर मौत की परछाइयां पड़ जाएं। इसने मौलवी साहब से कहा, मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं यहाँ से घने जंगल की तरफ निकल सकूं। कमांडो अली ने यह फैसला किया कि इसे कुछ देर जंगल में जाके छुप जाना चाहिए, फिर वहां से आगे निकलने की कोशिश की जाए। पुलिस का घेरा तोड़ना आसान था, मगर फौज के घेरे से निकलना इतना आसान नहीं। मौलवी साहब ने कहा, सिर्फ एक ही तरीका है। सुबह सुबह मैं रेड़े में गाय का गोबर डालकर इसे जंगल में फेंकते जाता हूँ। तुमको एक बोरी में छुपाकर रेड़े में रख कर ले जाऊंगा, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। अब तुम सोच लो। कमांडो अली ने कहा, मैं तैयार हूँ। रात के पिछले पहर जब सुबह होने में थोड़ी सी देर थी, मौलवी साहब ने तवेले के बाहर खड़ी रेड़ी में गाय का गोबर डाला। कमांडो अली को एक बोरी में बंद करके रेड़ी में एक तरफ डाल दिया, इसके ऊपर गाय का सब चारा डाल दिया और रेड़ी लेकर मोहल्ले से निकल पड़ा। चौक में फौज का पहरा था। एक सिपाही ने पूछा, ये क्या ले जा रहे हो? मौलवी साहब ने कहा, जनाब मैंने गाय पाल रखी है, रोजाना सुबह सुबह इसका गोबर शहर से बाहर फेंकने जाता हूँ। सिपाही ने यूं ही रेड़े पर एक निगाह डाली। रेड़े में चारा और गोबर भरा हुआ था। इसने कहा, मगर गोबर के साथ ये सब चारा क्यों ले जा रहे हो? मौलवी साहब ने कहा, हुजूर ये चारा गाय नहीं खाती, अब खेतों में से फेंक दूंगा, ये इसके लिए दूसरा चारा लाऊं। कमांडो अली बोरी में बंद सब कुछ सुन रहा था। सिपाही ने कहा, चलो ले जाओ इसे यहाँ से। मौलवी साहब की जान में जान आई। वो रेडी लेकर आगे चल दिए। अभी सुबह नहीं हुई थी, हल्का हल्का अंधेरा था। शहर से बाहर निकलते ही मौलवी साहब ने चारा हटाकर बोरी का मुंह खोल दिया। कमांडो अली ने ताजा हवा में गहरा सांस लिया, बोरी से निकल आया। मौलवी साहब ने कहा, रेडी में बैठे रहो, अभी खतरा है। कमांडो अली रेडी पर न बैठा और खुद रेडी चलाने लगा। मौलवी साहब ने रेडी एक तरफ दरख्तों के नीचे खड़ी कर दी और कमांडो अली से कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें जंगल में एक ऐसी जगह बता देता हूँ जहाँ तुम काफिर की फौज से महफूज रहोगे। मौलवी साहब कमांडो अली को एक खंडर के पास ले गए। यहाँ सियारंग के बड़े बड़े पत्थर बिखरे थे। मौलवी साहब ने कहा, यह खंडर टीपू सुल्तान शेर महसूर के जमाने की एक कनीज के मकान का है, मगर कनीज को किसी ने कत्ल कर दिया। सुल्तान ने इस जगह कनीज का मजार बना दिया। अब खंडर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कब्र ही बाकी है। कब्र के नीचे एक तहखाना है, मगर तुम इस तहखाने में ना जाना, क्योंकि वहाँ सांप बिच्छू बहुत होते हैं। तुम खंडर में छुपे रहना, मैं तुम्हें रात को खाना दे जाया करूंगा, तुम्हें हालात बता दूंगा कि फौज अभी है या चली गई। मौलवी साहब जाते जाते रुके और पलट कर बोले, और हाँ, तुम ये हिंदुस्तानी फौजी वर्दी अब उतार दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े लेता आऊंगा। इस खंडर के पीछे एक पानी की छोटी सी नदी है, वहां जाकर तुम पानी पी सकते हो। मौलवी साहब चले गए। कमांडो अली खंडर में आ गया। नीचे नीम के दरख्तों में एक छोटी सी नदी बह रही थी। कमांडो अली नदी में उतरा। नदी का पानी ठंडा और मीठा था। इसने खूब अच्छी तरह जिस्म को धोया, पानी पिया और एक दरख्त के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद सूरज निकल आया। इधर उधर रोशनी फैल गई। कमांडो अली जल्दी से खंडर में आ गया ताकि कोई इसे दूर से न देख ले। खंडर 2 मंजिला था। एक पुराना घिसा हुआ जीना ऊपर वाली मंजिल को जाता था। ऊपर वाली मंजिल में एक पुरानी कोठरी थी जिसका दरवाजा आधा बंद था और आधा मट्टी के अंदर धंस गया। अंदर सुबह के वक्त भी अंधेरा था। कमांडो अली नीचे आ गया। इसने सोचा इसे कब्र के नीचे जो तहखाना है इसमें छुप जाना चाहिए। जब मौलवी साहब आकर इसे बताएंगे कि शहर से फौज चली गई तो वो यहाँ से फरार हो जाएगा। ये सोच कर कमांडो अली कनीज की टूटी शिकस्ता कब्र वाले तहखाने के दरवाजे पर आकर रुका। तहखाने में दिन के वक्त भी अंधेरा था। कमांडो अली को सिर्फ सांप और बिच्छुओं का खतरा था। वो कुछ देर वहां रुका रहा, फिर दिल में अल्लाह की हुजूर दुआ की और अल्लाह इसके रसूल और हजरत अली का नाम लेकर तहखाने में चला गया। पहले तो इसे अंधेरे में कुछ नजर न आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता तहखाने की दीवारें नजर आने लगी। ऐसा देखा तहखाने के दरमियान फर्श पर मिट्टी की एक ढेरी है। शायद यही कनीज की असल कब्र थी और ऊपर कब्र का तावीज यानी निशान था। कमांडो अली को ये जगह छुपने के लिए अच्छी लगी। वो बाहर आ गया और खंडर की दूसरी मंजिल में आकर एक शिकस्ता खिड़की के साथ लगकर बैठ गया। इसने अभी तक फौज की वर्दी पहनी थी। इसके हाथ में स्टेन गन थी जिसमें मैगजीन यानी गोलियां भरी थी।
थी। मौलवी साहब के हुजरे से वो रोटी खाकर चला था। पानी इसने नदी से जी भर कर पी लिया। वक्त तेजी से गुजरने लगा। सूरज सर पर आ चुका था। फिजा में गर्मी हो गई थी। कमांडो अली ने टोपी उतार कर रख दी। फौजी जैकेट के बटन खोल दिए। इसके सामने घने दरख्त थे, जंगल था। शहर वहां से पीछे रह गया। यहाँ से जुनूब की तरफ जंगल शुरू होते थे जहां से अली निकल कर आया था। अब इसे शुमाल की तरफ जाना था क्योंकि रास्ते में शहर आता था और वो शहर में जगह जगह फौज बैठी थी। तमाम रास्तों पर चेकिंग हो रही थी, इसलिए कमांडो अली को यहाँ उस वक्त तक रहना था जब तक फौज की चेकिंग खत्म न हो जाए। खंडर की टूटी हुई खिड़की के नीचे बैठे बैठे कमांडो अली को अपनी बहन रूबी के बारे में ख्याल आने लगा। खुदा जाने वो कहाँ होगी और इसने अपने दुश्मनों का इंतकाम लिया होगा या नहीं। कमांडो अली ने इससे भी कहा था कि वो इसे अपने दुश्मनों के नाम बताए, वो इन्हें जाकर हलाक कर देगा, मगर रूबी ने कहा वो खुद इन बदमाशों को अपने हाथों से कत्ल करना चाहती है। इस दौरान कमांडो अली पाकिस्तान की सलामती के मिशन में मसरूफ हो गया। अब इसे अपनी बहन रूबी की कुछ खबर न थी। वो एक खूनी डाकू की हैसियत से कहां और किस जंगल में है, यही सोचते सोचते कमांडो अली की आंख लग गई। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। न जाने वो कितनी देर तक सोया। अचानक एक आवाज से इसकी आंख खुल गई। वो आंखें झपकते चारों तरफ देखने लगा। इसको ख्याल था कि इसने एक औरत की चीख की आवाज सुनी है। कमांडो अली को दोबारा चीख की आवाज सुनाई दी। ये आवाज से खंडर के तहखाने से आई थी। वो एकदम से उठकर खड़ा हुआ। तेज तेज कदमों से सीढ़ियां उतर के खंडर के तहखाने के दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हुआ। तहखाने के अंदर से किसी औरत की आवाज आई, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पांव पकड़ती हूँ। एक मर्द की गुस्से से भरी आवाज आई, बक बक बंद करो, हम तुम पर रहम नहीं खाएंगे। औरत ने रोते अपने खुदा को पुकारा, भगवान मेरी मदद करो, मैं बेगुनाह हूँ। कमांडो अली फौरन जमीन पर लेट गया। स्टेन गन का रुख तहखाने के अंदर करके इसने छत की तरफ फायर किया। गोलियों के धमाके से फिजा गूंज उठी। कमांडो अली ने चिल्लाकर कहा, खबरदार हाथ उठाकर बाहर आओ, नहीं तो इसी जगह खून कर रख दूंगा। तहखाने के अंधेरे में कमांडो अली ने दो आदमियों के साए देखे जो भागकर दीवार की तरफ हो गए। कमांडो अली ने अपनी नजरें इन सायों पर जमा दी। एक लड़की से जमीन पर बैठी नजर आई। बस वो यही मालूम करना चाहता था कि लड़की कहाँ है ताकि इसे गोली न लगे। कमांडो अली ने इन दोनों सायों के पांव पर फायरिंग की। गोलियों की बौछार निकल कर पड़ी तो एक मर्द की आवाज बुलंद हुई, हमने हथियार फेंक दिए हैं, हमें कुछ न कहो। कमांडो अली ने अब लड़की की तरफ देखकर कहा, लड़की बाहर आ जाओ। लड़की अपनी साड़ी संभालती बाहर आ गई। वो एक 15-16 साल काले रंग की लड़की थी जिसके बाल खुले थे। वो कमांडो अली के पीछे सहम कर बैठ गई। कमांडो अली उठ खड़ा हुआ और लड़की से पूछा, कितने आदमी हैं अंदर? लड़की ने कहा, 2 हैं, दोनों डाकू हैं। कमांडो अली की स्टेन गन का रुख अभी तक उसकी तरफ था जो एक गरीब मजबूर लड़की की इज्जत तबाह करने आए थे, जिसको कमांडो अली कभी बर्दाश्त न करता। इसने डाकुओं को बाहर आने की मोहलत न दी। ट्रिगर दबा दिया। स्टेन गन से तड़ 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 गोलियों की बौछार निकली। दोनों डाकुओं के जिस्मों को छन्नी कर गई। दोनों वहां ढेर हो गए। कमांडो अली तहखाने में घुसा। दोनों की लाशों को झुककर देखा। दोनों हिंदू थे। इनके सरों पर हिंदुओं की तरह बोदियां निकली थी। कमांडो अली ने इनके जिस्मों पर एक और गोलियों की बौछार मारी। तहखाने से बाहर आ गया। काली लड़की सहमी बैठी थी। अब वो कमांडो अली से भी डर रही थी। कमांडो अली ने लड़की से पूछा, तुम कौन हो? ये तुम्हें कहाँ से पकड़ कर लाए थे? काली लड़की ने कहा, मैं अपनी मालकन के लिए गांव से दूध लाई थी, वापस गांव जा रही थी, इन डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया, मेरा नाम शांति है। कमांडो अली बोला, अब जाओ, तुम आजाद हो। काली लड़की सहमी हुई थी, कहने लगी, मुझे अकेले डर लगता है, तुम मुझे मेरी मालकन के पास छोड़ दो, वो जंगल के करीब रहती है। कमांडो अली ने पूछा, तुम्हारी मालकिन कौन है? शांति ने कहा, इसका नाम दुर्गा नागिन है, वो सपेरन है और जंगल में इसने सांप पाल रखे हैं। कमांडो अली ने सोचा, करीब ही तो जाना है, इस लड़की को दुर्गा नागिन के पास छोड़ाता हूँ। बेचारी डरी सहमी है। कमांडो अली ने शांति लड़की को साथ लिया। जंगल में चल पड़ा। शांति से रास्ता दिखा रही थी। एक टीले की ढलान के पास इमली के घने दरख्तों में एक झोपड़ी के बाहर एक काले रंग की औरत अपने जिस्म को लाल रंग की साड़ी से ढांपे बैठी थी। लड़की शांति ने कहा, ये मेरी मालकिन दुर्गा नागिन है। कमांडो अली बोला, चलो मैं तुम्हें इसके हवाले किए देता हूँ। लड़की ने कहा, आहिस्ता बोलो, थोड़ा इंतजार करो। अली ने पूछा, क्या बात है शांति? शांति बोली, दुर्गा नागिन अपने बेटे सांप बीरू को दूध पिला रही है। कमांडो अली ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हारी मालकिन सांप को अपना दूध पिलाती है? शांति ने कहा, दुर्गा नागिन इस सांप बीरू की माँ हर माँ अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाती है। इतने में दुर्गा नागिन ने सांप को अपने जिस्म से अलग किया और शांति और कमांडो अली की तरफ पलट कर देखा और बोली, ये मर्द कौन है शांति? शांति ने कहा, दुर्गा माँ, इस मर्द ने डाकुओं से मेरी इज्जत बचाई। फिर शांति ने सारा वाकया दुर्गा नागिन को सुनाया। कमांडो अली ने कहा, दुर्गा बीबी, मेरा फर्ज था जो मैंने अदा किया, अब तुम इस लड़की को इसके गांव तक पहुंचा दो। मेरे पास इतना वक्त नहीं, वरना मैं इसे खुद पहुंचा देता। दुर्गा नागिन उठकर कमांडो अली के पास आई। इस औरत का तमाम जिस्म बिल्कुल काला था, आंखें गहरे रंग की थी और सर के काले बालों में सुर्ख फूल था। इसकी गर्दन में काले रंग का सांप लिपटा था। यह सांप बीरू था जो दुर्गा नागिन का बेटा था, जिसको दुर्गा नागिन अपना दूध पिलाकर पाल रही थी। दुर्गा नागिन ने कमांडो अली से कहा, तुम्हारा नाम क्या है नौजवान लड़के? तुम फौजी हो? कमांडो अली ने कहा, हाँ मैं फौजी हूँ, इधर से गुजर रहा था। शांति की चीख की आवाज सुनकर इसकी मदद को दौड़ा। शांति बोली, दुर्गा माँ, इस नौजवान ने दोनों डाकुओं को मार दिया है, अगर इन्हें ना मारता तो मेरी इज्जत बर्बाद होती। दुर्गा नागिन ने कमांडो अली के कंधे पर आहिस्ता से थपकी दी और कहा, तुम्हारा नाम क्या है नौजवान लड़के? कमांडो अली ने कहा, मेरा नाम अली है। कमांडो अली ने यही सोचा कि इस सपेरन को गलत नाम बताने की क्या जरूरत है। दुर्गा नागिन मुस्कुराई, फिर इसने अपने दोनों हाथों की उंगलियां अपनी आंखों से लगाकर चूमी और बोली, ये नाम तो बड़ा पाकीज़ा है, मुझे इस नाम से बड़ी मोहब्बत है। अगरचे मैं हिंदू औरत हूँ मगर इस नाम से मुझे बहुत अकीदत है। कमांडो अली ने कहा, अच्छा मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ। दुर्गा नागिन बोली, बहादुर नौजवान, तुमने इस लड़की की इज्जत बचाकर अपने पाकीज़ा नाम की लाज रखी है, मुझ पर बड़ा एहसान किया।
दुर्गा नागिन ने कहा, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बेधड़क मेरे पास आना, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। कमांडो अली ने दिल में सोचा, ये सपेरन इसकी क्या मदद करेगी, यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। चनाचे कमांडो अली ने इजाजत ली, वापस खंडर की तरफ चल पड़ा। शाम हो गई, जंगल में अंधेरा होने लगा। कमांडो अली जानता था मौलवी साहब अंधेरा होने के बाद आएंगे। वो खंडर की दूसरी मंजिल वाली खिड़की के पास बैठा रहा। रात की तारीकी में जब स्याही घुलने लगी तो मौलवी साहब आए। वो अपने साथ रोटी और साग लाए थे। कमांडो अली ने पेट भरकर रोटी खाई, पानी पिया और पूछा कि शहर में फौज की क्या पोजीशन है। मौलवी साहब ने कहा, फौज के सिपाही अभी तक शहर की सड़कों पर और तमाम रास्तों पर तुम्हारी तलाश में है, अभी तुम्हें इसी जगह छुपा रहना है। कमांडो अली ने मौलवी साहब को शांति और दुर्गा सपेरन का वाकया सुनाने की जरूरत महसूस न की, क्योंकि इसका ख्याल था मौलवी साहब नाराज होंगे कि वो खंडर को छोड़कर इस लड़की के साथ जंगल में क्यों किया। मौलवी साहब दूसरी रात आने का कहकर बर्तन लेकर चले गए। मौलवी साहब के जाने के बाद कमांडो अली खंडर की दूसरी मंजिल से उतर कर नीचे करीस की कब्र के पास आकर पत्थरों पर बैठ गया। स्टेन गन इसके हाथ में थी। वो रात को सोना नहीं चाहता था। इसका ख्याल था रात को खतरा ज्यादा है, मगर खाना खाने के बाद इसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी। इस वक्त कमांडो अली को चाय की याद आई। अगर इसे चाय मिल जाती तो वो नींद से बच सकता था। अचानक इसे झाड़ियों में आहट सुनाई दी। कमांडो अली जल्दी से स्टेन गन तान कर वहीं जमीन पर लेट गया। इसकी आंखें अंधेरे में झाड़ियों पर लगी थी। इसे झाड़ियों की तरफ एक औरत अपनी तरफ आती नजर आई। इसने फौरन पहचाना, ये वही काली लड़की शांति थी जिसकी इसने डाकुओं से इज्जत बचाई। कमांडो अली ने सोचा, इस वक्त वो क्या करने आई है। इसे शांति ठिकाना बुरा लगा। काली लड़की के हाथ में मिट्टी का एक प्याला था और थाली थी। वो इधर उधर देख रही थी। फिर इसने आहिस्ता से आवाज दी, अली भैया, अली भैया। कमांडो अली लपक कर इसके पास गया। इसके मुंह पर हाथ रख के गुस्से से बोला, शोर क्यों मचाती हो, क्या लेने आई हो। काली लड़की डर गई। इसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। लड़की सहमी आवाज में बोली, दुर्गा, माँ ने तुम्हारे लिए चाय और बर्फी भेजी है। कमांडो अली चाय का सुनकर दिल में खुश हुआ, मगर वो नहीं चाहता था कि ये लोग खंडर में आना जाना शुरू करें। इसने कहा, इधर आ जाओ। वो कनीज की टूटी हुई कब्र के पास बैठ गया। शांति इसके सामने बैठी थी। लड़की ने पत्तों की टोकरी में से बर्फी निकाल के कमांडो अली के दी और कहा, दुर्गा माँ को बर्फी पसंद है, मैं शाम को इसके लिए चाय लाती हूँ तो बर्फी लाती हूँ। अभी रात को दुर्गा माँ के लिए चाय और बर्फी लाई तो इसने कहा, जाओ अली को जाकर दिया। कमांडो अली ने बर्फी का टुकड़ा मुंह में डाला, आधा टुकड़ा खाया, बाकी वहां थाली में रख दिया और चाय पीने लगा। शांति बोली, बर्फी खाओ भैया। अली ने कहा, नहीं नहीं बस ठीक है। चाय ज्यादा गर्म नहीं थी। कमांडो अली ने 2-4 घूंट पिए। अभी मिट्टी का प्याला जमीन पर रखा कि अचानक सर्च लाइट की तेज रोशनी पड़ी और साथ ही हवाई फायरिंग शुरू हो गई। केसी ने बुलंद आवाज से कहा, अली तुम फौज के घेरे में हो, हथियार डाल दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें गोलियों से भून देंगे। कमांडो अली तड़प कर एक तरफ हुआ। इसे शांति से कहा, शांति भाग जाओ। काली लड़की शांति से घबरा गई। वो जल्दी से उठी और जंगल में गायब हो गई, मगर वो दूर जाकर एक तरह के पीछे खड़ी होकर देखने लगी, ये क्या हो रहा है। कमांडो अली कब्र के पीछे पोजीशन लिए हुए था। इसने फायरिंग शुरू कर दी। लगता था इंडियन फौज की पूरी कंपनी आ गई थी। सर्च लाइट की रोशनी में सारा खंडर जगमगा उठा। दूसरी तरफ बेतहाशा फायरिंग हो रही थी। फिर एक दस्ती बम कमांडो अली के करीब आकर फटा। अली ने सर नीचे कर लिया। धमाके से खंडर का एक हिस्सा उड़ गया। इसके साथ ही 10-12 हिंदुस्तानी फौजी छलांगे लगाकर कमांडो अली के सर पर आ गए। उन्होंने राइफलों का रुख अली की तरफ कर रखा था। सिख कैप्टन ने चिल्लाकर कहा, हथियार फेंक दो। कमांडो अली अब मजबूर था, वो कुछ नहीं कर सकता था। इसने स्टेन गन हाथ से फेंक दी और उठ खड़ा हुआ। इसी वक्त हिंदुस्तानी फौजियों ने कमांडो अली को दबोच लिया। इसके हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दी। सिख कैप्टन ने बुलंद आवाज से कहा, फायरिंग न करना। पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया। काली लड़की शांति दरख्त के पीछे छुपी सारा मंजर देख रही थी। जब इसने देखा कि फौजी कमांडो अली को गिरफ्तार करने लगे हैं तो वो वापस दुर्गा माँ की झोपड़ी की तरफ भागी। सिख कैप्टन बहुत खुश था कि इसने एक बेहद खतरनाक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ लिया है, जिस पर एटमी आबदोज और कई हिंदुस्तानी फौजियों को कत्ल करने का इल्जाम था। कमांडो अली को गिरफ्तार करके कंपनी कमांडो के सामने पेश किया गया, जो एक मरहट्टा हिंदू ब्रिगेडियर था। इसने कमांडो अली को सर से पांव तक देखा और बोला, तुम बिल्कुल जवान हो, मैं एक सिपाही होने की हैसियत से तुम्हारी जुर्रत की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता, लेकिन इंडियन अफसर होने की हैसियत से मैं अभी तुम्हारी खाल खींच लेता हूँ, मगर हम अभी तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे। अभी तुमसे हमें मालूम करना है कि एटमी आबदोज से तुमने यूरेनियम बॉक्स निकालकर कहाँ छुपाया। फिर इसने सिख कैप्टन से कहा, इसको ले जाकर बंद कर दो, सुबह इससे पूछताछ करेंगे। कमांडो अली को सरंगापटम के मशहूर तारीखी किले के एक तहखाने में बंद कर दिया गया। बाहर 2 सिपाही खड़े होकर पहरा दे रहे थे। कमांडो अली की वर्दी उतार कर इसे आम कुर्ता पजामा पहनने को दिया गया। कमांडो अली के पास जहरीला बॉल पॉइंट भी न था। वो मद्रासी मुसलमान हसन के पास रह गया। अली ने रास्ते में इसकी जरूरत महसूस न की। वो तहखाने में दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। अब इसके साथ जो सुलूक किया जाने वाला था, इसको कमांडो अली अच्छी तरह जानता था। तशद्दुद और जिस्मानी अजियत का एक भयानक सिलसिला शुरू होने वाला था। कमांडो अली ने फैसला कर लिया कि वह अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवा देगा, हंसी खुशी आग में जिंदा जल जाएगा, मगर इन लोगों को नहीं बताएगा कि इसने यूरेनियम बॉक्स मद्रास की खाड़ी से दूर सुर्ख चट्टानों में एक जगह दफन किया है। बाकी सारी रात कमांडो अली ने तहखाने में जाके गुजारी। सुबह सुबह सिख कैप्टन और मरहट्टा हिंदू ब्रिगेडियर आए। उन्होंने कमांडो अली से पूछताछ शुरू की। ब्रिगेडियर ने बड़े डर लहजे से कहा, तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ मालूम है। हमें ये भी पता चल गया है तुम्हें हुकूमत पाकिस्तान ने यहाँ तकरीबकारी के लिए भेजा है। हमें ये भी मालूम है कि तुमने हमारी आबदोज को तबाह किया, इससे यूरेनियम बॉक्स निकालकर किसी जगह छुपा दिया। हम तुमसे सिर्फ 2 सवालों का जवाब चाहते हैं। पहला ये कि तुम्हारे साथ और कौन कौन है। दूसरा सवाल ये कि तुमने यूरेनियम बॉक्स किस जगह छुपाया। अगर तुमने इन दोनों सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दिए तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें खुद अपनी हिफाजत में पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंचाऊंगा। कमांडो अली ने कहा, एक बात मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता हूँ, वो ये कि अगर तुम मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो तो भी मैं नहीं बताऊंगा।
کہ यूरेनियम बॉक्स कहाँ है। हिंदू ब्रिगेडियर ने एक बार फिर गौर करके हमें जवाब दो, मैं तुम्हें शाम तक सोचने का मौका देता हूँ। कमांडो अली ने मुस्कुराकर कहा, मैं मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ। हर मुसलमान बहादुरी और शान से मरना चाहता है। मैं अपने वतन, अपने दीन इस्लाम के साथ गद्दारी का तस्वर नहीं कर सकता। तुम काफिर हो जो बुतों को पूछते हो, तुम मौत से डरते हो। मैं मौत से नहीं डरता, बल्कि मौत एक सच्चे मुसलमान से डरती है। मैं एक दिन बाद भी तुम्हें यही कहूंगा जो इस वक्त कहा है। सिख कैप्टन बोला, हमारे पास ऐसे तरीके हैं, तुम खुद बखुद सब बता दोगे। कमांडो अली ने कहा, तुम्हें अभी तक किसी सच्चे मुसलमान से वास्ता नहीं पड़ा। मैं आपके शोलों में भी अपनी जबान बंद रखूंगा, अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। हिंदू ब्रिगेडियर ने सिख कैप्टन को इशारा किया। सिख कैप्टन ने ताली बजाई। जल्लाद किस्म के आदमी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने कमांडो अली को बाजुओं से पकड़ा, दूसरे तहखाने में ले गए। ये अजियत खाना था, यहाँ अजियत और तशद्दुद के आलात रखे हुए थे। उन्होंने कमांडो अली को लकड़ी के तख्ते पर लिटाकर इसके दोनों बाजू और दोनों हाथ रस्सी से जकड़ दिए। एक जल्लाद ने पहिए को घुमाना शुरू किया, साथ ही कमांडो अली के पांव और हाथों की रस्सियां खींचने लगी। कमांडो अली को यूं लगा जैसे इसके दोनों हाथ और पांव इसके जिस्म से अलग हो रहे हैं। दर्द से इसकी आंखें बाहर को निकल पड़ी, मगर इसने ज़बान से उफ तक ना की। दिल में खुदा को और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली को याद करता रहा। जब हिंदू ब्रिगेडियर ने देखा कमांडो अली के हाथ पांव वाकई अलग हो जाएंगे और वो मर जाएगा, पर जबान ना खोलेगा, तो इसने जल्लाद को इशारा किया। जल्लाद ने हाथ रोक दिया। कमांडो अली के जिस्म को नंगा कर दिया गया। ब्रिगेडियर ने इशारा किया। दूसरे जल्लाद ने मोमबत्ती जलाई। इसकी गर्म गर्म पिघली हुई मोम कमांडो अली के नंगे जिस्म पर गिराना शुरू की। अली ये अजियत भी सब्र करके बर्दाश्त करता रहा। जब इस अजियत से भी अली ने जबान ना खोली तो ब्रिगेडियर ने पहले जल्लाद को इशारा किया। इसने कमांडो के हाथ के नाखूनों में सुइयां चुभोना शुरू की। कमांडो अली की आंखें दर्द की शिद्दत की वजह से बंद हो गई। इसने दांत दबा लिए। ये अजियत एक मर्द मोमिन की तरह वो बर्दाश्त करता रहा। इसके नाखूनों से खून बह रहा था। हिंदू ब्रिगेडियर ने कहा, अगर तुम अभी हमें बता दोगे तुम्हारे साथी कहाँ छुपे हैं, यूरेनियम बॉक्स तुमने कहाँ छुपाया है, तो तुम्हारी जान बच जाएगी। कमांडो अली ने दर्द की शिद्दत को दबाकर कहा, जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ पे है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इसे सांचे में डाल दो, अपने आप बोल पड़ेगा। वहां करीब ही तांबे का एक इंसानी साइज का बुत रखा था जो अंदर से खोखला था। इसका आधा हिस्सा ऊपर को उठा हुआ था। कमांडो अली को इस तांबे के सांचे में डाल दिया गया। ऊपर आधे हिस्से को गिराकर बंद कर दिया गया। अब कमांडो अली एक तांबे के इंसानी ढांचे में बंद हो गया। जल्लाद ने इसके नीचे रखी हुई सुई गैस की अंगीठी में आग जला दी। आग के शोले तांबे के ढांचे को गर्म करने लगे। कमांडो अली का जिस्म जलने लगा। कमांडो अली ने बुलंद आवाज से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। गैस के शोले ने तांबे के ढांचे को जल्दी ही गर्म कर दिया। अली का जिस्म जलने लगा। ये तकलीफ इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। इसने पूरी ताकत से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और बेहोश हो गया। ब्रिगेडियर से हलाक नहीं करना चाहता था, वैसे जिंदा रख के तमाम मालूमात हासिल करना चाहता था। इसने इशारा किया कि गैस की अंगीठी बुझा दी जाए। बेहोश कमांडो अली को तांबे के ढांचे से निकालकर लकड़ी के तख्ते पर डाला गया। हिंदू ब्रिगेडियर ने कैप्टन से कहा, इसे तहखाने में फेंक दो। इसे दिन में एक बार दूध पिलाओ ताकि इसकी खोई हुई तवानाई वापस बहाल हो। मैं 2 दिन के बाद इससे फिर पूछगछ करूंगा। कमांडो अली को जल्लादों ने उठाया, इस तहखाने के नंगे फर्श पर फेंक कर चले गए। 2 घंटे के बाद कमांडो अली को होश आया। इसका जिस्म जिसे आग का अंगारा बना था, एक सिपाही ने इसे गर्म दूध पिलाया। दूसरे सिपाही ने आकर इसके जिस्म पर जहां आग की तपिश ने असर किया कोई मरहम लगा दी, जिससे कमांडो अली को ठंडक महसूस हुई। कमांडो अली जानता था इसे नई अजियत के लिए तैयार किया जा रहा है। वो दुनिया की बड़ी से बड़ी अजियत उठाने को तैयार था। इसने मौत के पंजे में पंजा डाल दिया था, मगर वो अपने प्यारे वतन से गद्दारी नहीं कर सकता था और दुश्मन को ना तो अपने मद्रासी मुसलमान साथी हसन के बारे में बता सकता था, ना ये बता सकता था कि यूरेनियम का बॉक्स कहाँ दफन है। अब हम दुर्गा नागिन की तरफ वापस आते हैं। काली लड़की शांति ने जब कमांडो अली को गिरफ्तार होते देखा तो वो डर कर भागती सीधा दुर्गा नागिन की झोपड़ी में आई। इसका सांस फूला था। दुर्गा नागिन अपनी कलाई में अपने सांप बेटे बेजू को लपेटे इससे खेल रही थी। वो झोपड़ी के बाहर बैठी थी। झोपड़ी के अंदर दिया रोशन था। इससे शांति को घबराए देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? शांति ने तमाम वाकया सुना दिया। अली को फौज पकड़ कर ले गई। दुर्गा नागिन ने आंखें बंद की जैसे वो मराकबे में चली गई हो, फिर गहरा सांस खींचकर आंखें खोली और कहा, मैं जान गई कि वो पाकिस्तान का जासूस है, मगर वो जिस वजह से यहाँ आया है मैं अच्छी तरह समझती हूँ। एक वजह तो ये है कि इसका नाम बहुत पाकीज़ा है, दूसरी वजह यह है कि इसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी इज्जत बचाई है, इसलिए मुझे इसकी मदद करनी है। काली लड़की शांति ने कहा, दुर्गा माँ, अली बहुत अच्छा लड़का है, मैं इसे अपना भाई समझती हूँ, भगवान के लिए इसे किसी तरह बचा लूँ, नहीं तो ये फौजी से मार देंगे। दुर्गा नागिन ने कोई जवाब न दिया। वो गहरी सोच में डूब गई। फिर बोली, क्या इसने चाय पी थी, बर्फी भी खाई थी? शांति ने कहा, चाय तो पी थी मगर बर्फी थोड़ी सी खाई थी। अचानक दुर्गा नागिन की केसरी रंग की आंखें चमकी। इसने शांति की तरफ देखा और पूछा, इसकी आधी खाई हुई बर्फी कहाँ है? शांति ने जल्दी से थाली से बर्फी का टुकड़ा उठाकर निकालकर दुर्गा के हवाले कर दिया। इसका आधा टुकड़ा अली ने खा लिया था। दुर्गा नागिन ने अली की खाई बर्फी के टुकड़े को गौर से देखा। बर्फी पर अली के दांतों के निशान थे। इसने खुश होकर कहा, शांति, आज तुमने मेरा काम आसान कर दिया। इस बर्फी के टुकड़े में अली के जिस्म की बू शामिल हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि अपने बेटे सांप को अली की मदद के लिए रवाना कर दूं, क्योंकि इसके पास अली के जिस्म या इसके कपड़ों की खुशबू तो नहीं है, मगर अब ये बर्फी
अपने सांप बेटे को जब मैं खिलाऊंगी तो वो अली के जिस्म की खुशबू से वाकिफ हो जाएगा। इसके बाद मेरा बेटा सांप अली जहां होगा वो इसे तलाश करके वहां पहुंच जाएगा, इसके दुश्मनों को हलाक कर देगा और इसे आजाद कराएगा। शांति बहुत खुश थी क्योंकि वह दुर्गा नागिन के बेटे सांप की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थी। दुर्गा नागिन अपने बेटे काले सांप को कलाई से उतार कर इसने इसको अपने सामने बिठाया। काला सांप कुंडली मार के दुर्गा नागिन के सामने बैठा। दुर्गा नागिन ने इस अली की बची हुई बर्फी खिला दी और खास आवाज में सांप से कहा, मेरे बेटे बीरू, क्या तुम अली के जिस्म की खुशबू को जान गए हो? काले सांप ने अपना फन खोल दिया, अपने सर को हिलाने लगा। दुर्गा नागिन खुश हुई। सांप ने इशारा दे दिया था कि वो अली की खुशबू से वाकिफ हो गया। दुर्गा नागिन ने अपनी खास जुबान में सांप से कहा, अब जाओ, अपनी पूरी ताकत से काम लो, अली की मदद करो, इस खुशबू की मदद से इसके पास पहुंच जाना, इसके दुश्मनों को अपनी खूनी जहर से डसकर हलाक कर देना। बाकी तुम्हें क्या करना है तुम जानते हो। अली आजाद हो जाए तो इसे वापस मेरे पास ले आओ। अब शीशनाग की ताकत तुम्हारी हिफाजत करेगी। ये कहकर दुर्गा नागिन ने काले सांप को दोनों हाथों में उठाया, इसके मुंह को चूमा, इस पर कोई मंत्र पड़कर फूका, इसे जमीन पर छोड़ दिया। काले रंग के सांप ने अपना रुख शहर की तरफ कर लिया और जंगल की झाड़ियों और घास पे रेंगता कच्ची सड़क पर आ गया। यहाँ अंधेरा था। वो अंधेरे में तेजी से रेंगने लगा। फिर वो करीस की पुरानी कब्र वाले खंडर के करीब से गुजरता शहर की बड़ी सड़क पर आया। सड़क रात की तारीकी में सुनसान थी। काले सांप ने अपना फन फैलाकर ऊपर फिजा में उठाया और अपनी लाल जुबान बार बार निकालकर कमांडो अली की खुशबू को सूंघने की कोशिश की। इसे फिजा में कमांडो अली की हल्की हल्की खुशबू महसूस हुई। यह खुशबू सरंगापटम शहर के किले की तरफ से आ रही थी। काले सांप ने किले की सड़क से हटकर किले की तरफ रेंगना शुरू कर दिया।